हम पेज नंबर 24 पे थे शायद, लेकिन दो चीज़ें फाइनल करनी थी आप लोगों को। जी सबसे पहले करनी तरह जो टेस्ट क्वेश्चन अपने को फाइनल करने को कहा था, आ जाए ज़रा, चलें स्टार्ट करें जी प्लीज़। जी एक सबसे पहले आपको कल लीज का जो टेस्ट हुआ था एक सैटरडे वाले दिन, उसका क्वेश्चन फाइनल करने को कहा था। जी समीर से पहले ज़रा ये बात ज़रा कर लें, टेस्ट वाले क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम, ये बन गया सारा मेजोरिटी एनालिसिस वगैरह इसमें, करंट नॉन करंट पोर्शन, एनी कन्फ्यूजन? जी एनी कन्फ्यूजन प्लीज़। जी आवाज़ ठीक है, ज़रा आवाज़ चेक कर लें। हाँ ये पर ज़रा बता दें ज़रा समय। जी आवाज़ का बेटा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हाँ सबसे पहले आप इससे क्या करें, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो रीज्वाइन करके चेक कर लिया करें, क्योंकि अगर सबको प्रॉब्लम आए तो वो तो फिर मुझे सबकी तरफ से रिस्पॉन्स आ जाता है। ठीक। जी लीज में ठीक है, वो फिर बता दीजिएगा समय को नहीं वो तो उससे, लेकिन आवाज़ का तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जी मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि लीज के इस टेस्ट में अब आपका कोई इशू नहीं है, प्लीज़ ओके। सेकेंडली क्वेश्चन नंबर 2 समवेयर था छोटा सा, ये जो कल हमने डिस्कशन स्टार्ट की थी रिगार्डिंग फॉरेन करेंसी, तो पेज नंबर 20 पे क्वेश्चन नंबर 2 छोटा सा दिया था होमवर्क, अटैम्प्ट कर लिए? एनी प्रॉब्लम प्लीज़? जी मुझे ये कहा गया, क्वेश्चन आपके सामने भी रखता हूँ, कल की डिस्कशन के हवाले से मुझे कहा जा रहा है कि पता नहीं चल रहा कि कब गेन आ रहा है कब लॉस आ रहा है, तो बाकी सबका भी यही प्रॉब्लम है कि पता ही नहीं चल रहा है कब गेन आ रहा है कब लॉस आ रहा है। ये क्लियर है प्लीज़? जी एक सेकंड ज़रा, क्वेश्चन नंबर 2 का ज़रा आंसर ढूंढना। ये एक दफ़ा मेरे से ज़रा दोबारा काइंडली सुन लो ज़रा। जी इनिशियली 1 अगस्त को, आई एम टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 2 जो होमवर्क दिया था मैंने, 10,000 बेटा डॉलर से, $10,000 की सेल थी। बेटा ऑपोजिट नहीं है, वो परचेज है ये सेल है, तो ऑपोजिट तो डेफिनेटली होना ही है। बेस्ट वे ये है कि क्या अपना बिजनेस समझ के हमने सिंपली ये डिसाइड करना है कि हमें रिसीवेबल बढ़ता कैसा लग रहा है, रिसीवेबल कम होता कैसा लग रहा है, पेएबल बढ़ रहा है पेएबल कम हो रहा है, तो हमने डेफिनेटली ऑपोजिट तो है, ऑपोजिट क्यों है यही तो मेन बहस है। तो एक सेकंड सुन लें ज़रा क्वेश्चन नंबर 2। सेल हुई थी तो $10,000 से, और इनिशियली रेट था 120, तो 12 लाख से रिसीवेबल या डेटर्स डेबिट और सेल क्रेडिट। ठीक है, इसकी रिसीट होनी थी सेटलमेंट 31 जनवरी पे, नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर, तो ट्रांजैक्शन डेट और सेटलमेंट डेट के दरमियान में समवेयर, दौरान में समवेयर 31 दिसंबर ईयर एंड आ रहा है। अब ईयर एंड पे आपका
$10,000 रिसीवेबल है, तो $10,000 जो रिसीवेबल है उसे एज ऑन आना चाहिए। 12 लाख तो हमने 1 अगस्त को रिकॉर्ड किया था, 1 अगस्त के रेट के हिसाब से जो 120 था। तो अब तरीका इसका क्या है कि आप इसे रीमेजर करें बेस्ड ऑन द चेंज रेट, और जब ईयर एंड आया तो रेट हो गया 122। 122 का मतलब अब आपका रिसीवेबल 12,20,000 हो गया है। ऑलरेडी रिकॉर्ड हुआ था 12 लाख, तो 12,20,000 रिसीवेबल हो गया है, और 12 लाख रुपीज़ में रिसीवेबल था। 20,000 से रिसीवेबल बढ़ रहा है, तो रिसीवेबल बढ़ रहा है, डेबिट हो रहा है, और रिसीवेबल का बढ़ना आपके बिजनेस के लिए फेवरेबल सिचुएशन है, देयर फॉर गेन। ठीक है प्लीज़। तो डिसाइड तो यही करना है कि रिसीवेबल है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, तो मेन चीज़ पे फोकस करें। रिसीवेबल बढ़ रहा है, उसने डेबिट होना है, एसेट है, और आपके बिजनेस के लिए एक फेवरेबल सिचुएशन है, आपको ज़्यादा पैसे रुपीज़ में रिसीव होने हैं, तो इसका मतलब आपको इस फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशन की वजह से गेन हो रहा है। ठीक है प्लीज़। अब कन्फ्यूजन ख़त्म हो गई है, अभी भी है? और 31 जनवरी पे जब आप जाएंगे तो 31 जनवरी पे एक दफ़ा दोबारा सोच लेते हैं। 31 जनवरी पे अब हमें पैसे रिसीव होने हैं, तो फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन नॉर्मली बैंकिंग चैनल्स के थ्रू होती हैं, तो पैसे जब रिसीव होंगे बैंक बढ़ेगा, डॉलर 10,000 होंगे, लेकिन रुपीज़ में उस दिन रेट हो गया 121। इसका मतलब 12,10,000 से आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज़ होगा रुपीज़ में। अब कितना रिसीवेबल हो गया था हमारी बुक्स में और कितना रिसीव हो रहा है? 12,20,000 रिसीवेबल हो गया था, और हमें 12,10,000 रिसीव हो रहा है, तो हमारी बुक्स में से रिसीवेबल 12,20,000 पे जो हो गया था वो ख़त्म होना है। तो 12,20,000 का रिसीवेबल अगर 12,10,000 में फाइनली सेटल हो रहा है, तो फिर आपके बिजनेस के लिए एक फेवरेबल सिचुएशन नहीं है। 10,000 देयरफॉर अब इस फ्लक्चुएशन ऑफ एक्सचेंज रेट की वजह से आपको लॉस हो रहा है। ठीक है, तो आपने अपना बिजनेस समझना है, और डेफिनेटली पेएबल एक अलहदा बहस है। पेएबल बढ़ता तो ऑब्वियसली आपको बुरा लगता, बिजनेस को लॉस हो रहा है, पेएबल बढ़ना, ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं, तो वो लॉस है। पेएबल कम हो रहा है तो वो डेफिनेटली आपके लिए बेनिफिशियल सिचुएशन है बिजनेस के एंगल से। ठीक है, अब ये क्लियर हो गया थी प्लीज़ हाउ टू थिंक अबाउट दिस गेन लॉस। बाकी डेफिनेटली मैंने अभी ये भी कहा था कि अगर आप एंट्री सही तरीके से कर रहे हैं, डेबिट क्रेडिट को सही अकाउंट फॉर कर रहे हैं, और डिफरेंस क्रेडिट्स अमाउंट में आ जाए तो फिर वो गेन है, और अगर डेबिट अमाउंट्स में आ जाए तो फिर वो लॉस है। जी समय अब फाइनल है प्लीज़। एनी अदर कन्फ्यूजन जी? जी मिस्टर उस्मान, आप क्लियर है? जी सर, हम उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चले गए थे, ऑरलैंडो के नाम से क्वेश्चन हो रहा था। तो इसमें एक नई बात हुई थी, नई बात इन अ सेंस शायद हम पहले भी ये कर रहे थे पिछले क्वेश्चंस में भी, लेकिन पहले जो क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें हमारी फॉरेन करेंसी को 1 रख के, फॉरेन करेंसी को 1 रख के अकॉर्डिंगली रेट दिया हुआ था, और अब इस क्वेश्चन नंबर 1 में लोकल करेंसी, हम इस क्वेश्चन में एक यूएस बेस्ड कंपनी की बात कर रहे थे, तो लोकल करेंसी डॉलर थी, डॉलर को 1 रखा हुआ था, तो अकॉर्डिंगली रेट की फ्लक्चुएशन बताई हुई है। तो सिंपली सोचना ये होता है कि आप जिस करेंसी से जिस करेंसी की तरफ जा रहे हैं, तो एक्सचेंज रेट को सामने रख के जिस करेंसी में अमाउंट है उस करेंसी के एज इट इज़ एक्सचेंज रेट से डिवाइड कर दें, और जिस करेंसी में आपने जाना है उसके एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये बात कल जो हुई थी, प्लीज़ 31 मई के एग्जाम्पल के हवाले से ये यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था आप लोगों ने? कोई मसला इस बात में? 1,20,000 अब डॉलर्स में बहस हो रही थी, क्वेश्चन नंबर 1 ऑन पेज नंबर 24, जहाँ तक हो गया था क्लियर है प्लीज़? एनी कन्फ्यूजन इन दिस कन्वर्जन? चलता नहीं फिर आगे, क्लियर करना। चले फिर नेक्स्ट डेट।
क्वेश्चन सामने है, पढ़ लें जरा दोबारा, नेक्स्ट डेट बताएं, स्पीड अप होने दो। और डेट्स का अगर सीक्वेंस बना लें तो 31 21 मई है शायद, ये 21 मई पे दो काम हुए थे, एक सेल हुई थी और एक स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट फिर परचेज हुआ था। हाँ जी, सेम डेट, फर्स्ट सेकेंड लाइन में लिखा था फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑन 31 मई, दो ट्रांजेक्शन हुई 21 मई को। तो 21 मई करना शुरू करें जी प्लीज़। पीस ऑफ मशीनरी खरीदा है हमने, तो मशीनरी डेबिट, और पेमेंट जो है वो जाके हुई है 31 जुलाई को, तो क्रेडिट परचेज है, पेएबल क्रेडिट। कैसे वर्किंग करूं? 1 मिलियन अब यूरोज हैं। ये मुझे फाइनल ज़रा डॉलर्स में आंसर बताएं, एक्सचेंज रेट देख के ज़रा। जी प्लीज़, एक दफ़ा ज़रा मुझे फाइनल आंसर बता दें ताकि मुझे पता चले कि आपको वो कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि नहीं, कन्वर्जन वाला। एक्सचेंज रेट था $1 इज़ इक्वल टू 0.8 यूरोस। ये प्लीज़ ज़रा सबका अगर आंसर आ जाए ज़रा एग्जैक्टली मुझे पता चल रहा है कि कल वाली बात अब फाइनल है कि नहीं। यूरोस दिए हुए हैं और एक्सचेंज रेट दिया $1 इज़ इक्वल टू 0.8 यूरोस। तो हमने यूरोस से डॉलर्स की तरफ जाना है, तो डिवाइडेड बाय हो जाएगा 0.8 और मल्टीप्लाइड बाय 1, विच मीन्स 12,50,000 की ये अमाउंट बन जाएगी डॉलर्स में। ठीक है, चेक करें प्लीज़, वर्किंग किया करें। 12,50,000। ठीक है, चलें अब सोचते रहिएगा। नेक्स्ट रेलिवेंट डेट, स्पीड अप हो रहे हैं, क्वेश्चन कंप्लीट कर लें। जी 12 जून, 30 जून ईयर एंड भी जेन में रखिएगा। 12 जून को 96,000 जो सेल वाले थे वो रिसीव हो गए। इनके एक्सचेंज रेट्स नीचे ढूंढे लिखे हुए, आप इंडिविजुअल एंट्री करें ज़रा। ये डाटा मैंने आपके सामने कर दिया, ज़रा इसको देख के इंडिविजुअल एंट्री बनाएं रिसीट की, फिर मैं लिख देता हूँ। और मैंने कल भी आपसे रिक्वेस्ट की थी कि ये जो मैं एंट्री जब लिखता हूँ तो मैं आपके सामने कुछ वर्ड्स बोलता हूँ, तो आप भी काइंडली उसी तरह बोलें ताकि आपके जहन में चीज़ सेट हो जाए। जी 12 जून को $1 अगेंस्ट 0.9 यूरोस बन रहे हैं फॉरेन उस फॉरेन एक्सचेंज रेट में। सबसे पहले बेसिक एंट्री जेन में लाएं, बहुत बाकी बातें बाद में। बेसिक एंट्री क्या, पैसे के रिसीव हो रहे हैं कस्टमर से, कैश या बैंक डेबिट एंड रिसीवेबल क्रेडिट, और फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन अगर हैं तो बैंक डेबिट कर लें। लिख दूँ जी 12 जून 2014, बैंक डेबिट, रिसीवेबल क्रेडिट। जी अब बैंक कितने से डेबिट, कंसंट्रेट ज़रा एक दफ़ा देख लें ज़रा। 96,000 यूरो से, लेकिन एक्सचेंज रेट अब हो गया है 0.9, तो डिवाइडेड बाय 0.9 इंटू 1 अगर किया जाए तो आंसर अप्रॉक्सीमेटली राउंड ऑफ करके 106,667। ठीक है, अब कितने डॉलर्स का रिसीवेबल, कितने डॉलर्स में रिसीव हो रहा है, प्लीज़ आंसर ज़रूर अपने आप को सुनाएं। कितने डॉलर्स का रिसीवेबल, कितने डॉलर्स में रिसीव हुआ है? 1,20,000 डॉलर्स का रिसीवेबल फाइनली 106,667 डॉलर्स में अगर रिसीव हो रहा है तो इज़ इट अ फेवरेबल सिचुएशन फॉर द कंपनी? क्या कंपनी को डॉलर टर्म्स में कम पैसे रिसीव हो रहे हैं? ठीक है प्लीज़, तो 13,000 समथिंग डॉलर्स का फॉरेन एक्सचेंज लॉस बन रहा है।
जी, एनी कन्फ्यूजन? ठीक होगी थी एंट्री? प्लीज एनी कन्फ्यूजन? जी प्लीज़ ओके, जो 1,20,000 ही है, 12 लाख तो बटा नहीं है। ठीक है प्लीज़, 12 लाख प्लीज़ है, नहीं है मेरा ख्याल, 1,20,000 ही है वो तो। मशीनरी वाला है ना 12,50,000, ये क्लियर हो गया प्लीज़? 12 लाख, $1,20,000 का रिसीवेबल फाइनली अगर 106,667 में रिसीव हुआ है तो डिफरेंस हमारा एक्सचेंज लॉस, ये क्लियर है प्लीज़? नेक्स्ट डेट, ये मशीनरी खरीदी थी, इसने पे होना है, सेटलमेंट इसकी होनी है 31 जुलाई पे, लेकिन पहले ईयर एंड आ जाएगा 30 जून 2014 वाला। तो क्या कुछ ट्रांसलेशन होगी, है कुछ ऐसा? रिसीवेबल तो रिसीव हो गया हुआ है, लेकिन 31 मई वाले दिन ये पेबल एक पड़ा हुआ है $12,50,000 का। तो 30 जून को इस पेबल ने एज ऑन जब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आना है तो 1 मिलियन यूरोज कितने डॉलर्स में अब कन्वर्ट हो रहे हैं, या इंडिविजुअली करें? इंडिविजुअली प्लीज करें। सारा कॉन्सेप्ट सेम है, सिर्फ इसमें एक्सचेंज रेट्स ने कैसे यूज होना था बस वो में नया मसला था। तो काइंडली इंडिविजुअली दोबारा वर्किंग करें, मैं फिर फिगर्स लिखता हूँ। और प्लीज़ अपने आप को ज़रा सुना लें, ये चीज़ मेरा नहीं ख्याल कि बहुत टफ है। एक दो दफ़ा ज़रा अगर आप इन्वॉल्व होकर बहस को कंप्लीट कर लेंगे तो इंशाल्लाह क्वेश्चंस बार बार फिर रिपीट होंगे। 1 मिलियन यूरोज हैं मशीनरी के, 12,50,000 पे वो, $12,50,000 पे मैयर हुए थे। जी एंट्री बनाए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, वो आपको अपनी फिगर से अकॉर्डिंगली पता चल जाएगा। 1 मिलियन यूरोज डिवाइडेड बाय, अब रेट हो गया हुआ है 0.7, सही देखिएगा प्लीज़। तो डिवाइड बाय 0.7 है, इंटू 1 है, जो भी ये आंसर आएगा यकीनन आपने सॉल्व करना है। ये आंसर बन जाएगा 1 मिलियन डिवाइडेड बाय, राउंड ऑफ वेरिएबल इज नेसेसरी, डिवाइड बाय 0.7, अप्रॉक्सीमेटली 14 लाख टू 8,571। तो हमारी लाइबिलिटी अब रीमैयर हो रही है 14,28,521 ऑलरेडी हम कितनी लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर चुके थे? 12,50,000 वाली लाइबिलिटी अब कितने से बढ़ रही है, और से फिगर्स देखने की जरूरत है। तो 1,78,571 का इजाफा हो रहा है, पेबल बढ़ रहा है, पेबल हमारा है जो बढ़ रहा है, तो पेबल बढ़ के बेटा क्रेडिट हो जाएगा। तो पहले आप मेन चीज़ पे फोकस करें, एंट्री इंशाल्लाह आपकी खुद से बैलेंस हो जाएगी। पेबल बढ़ रहा है, और डेफिनेटली पेबल बढ़ना आपके बिजनेस के लिए कोई बेनिफिशियल चीज़ हरगिज़ नहीं है, ऑपोजिट साइड पे लॉस की अमाउंट डेबिट हो जाएगी। ठीक है जी, प्लीज़ अब वाइंड अप है ये बहस, सही तरह क्लियर होगी है? हाउ टू प्रिपेयर प्लीज़ एंट्री, मैं एंट्री करते हुए कैसे सोचता हूँ। चलें वाइंड अप करें, एक 31 जुलाई नेक्स्ट ईयर हेडिंग लिखें, ईयर एंडेड 30 जून 2015, और उसमें 31 जुलाई 14 की तरह एंट्री खुद से बनाए जब ये लाइबिलिटी सेटल हो रही है। कंप्लीट करें ज़रा खुद से, फिर मैं लिख देता हूँ फाइनल एंट्री। ईयर एंडेड 30 जून 15 में होगी। एनी कन्फ्यूजन अप टू 30 जून 14? प्लीज़ एनी कन्फ्यूजन अप टू 30 जून 14? चलिए कंप्लीट करें जी, फिर एक एंट्री रह गई है 31 जुलाई 14 की, जो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में फॉल करेगी।
जी सेम इस वजह से बेटा, क्योंकि जस्ट जो रेट में फ्लक्चुएशन हुई है वो 0.7 से 0.8 हुआ है, और 0.1 का इजाफा हुआ है। पहले 0.7 जब हुआ था तो जब वो वर्किंग हमने कर ली थी, तो उसके बाद अब जस्ट 0.1 का इजाफा हुआ है। पहले जब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुई थी 0.8 पे हुई थी, तो 0.8 से 0.7 पे गए थे, लेकिन फाइनली एक दफ़ा दोबारा रेट 0.8 हो गया। जी सभी ठीक है, लेकिन आई होप कि अब जो कहना आप चाह रहे हो वो बात सही क्लियर हो गई होगी। तो ये एंट्री मैं ज़रा सामने लिख रहा हूँ जस्ट ताकि ज़रा सारी फिगर्स भी आपके सामने आ जाए। 30 जून 2015 वाले साल में हम जो एंट्री करना चाह रहे हैं उसकी डेट है 31 जुलाई 14। अकाउंटिंग ईयर पे भी ज़रा ध्यान रखिएगा, जुलाई 14। क्या हो रहा है इस दिन? पेएबल डेबिट होगा, लाइबिलिटी अब सेटल हो रही है, बैंक क्रेडिट होना है। कि कितनी पेमेंट होगी उसकी वर्किंग करते हैं। 1 मिलियन यूरोस हैं अब, लेकिन 31 जुलाई पर रेट 0.8 हो गया है, तो डिवाइड बाय 0.8 इंटू 1 अगर आप करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली फिगर आ जाएगी वही 12,50,000। अब कितने वाला पेएबल कितने में फाइनली सेटल हुआ है? 14,28,571 पे हमारा पेएबल आ गया था, और फिर 12,50,000 पे अगर ये लाइबिलिटी सेटल हो रही है तो बैलेंसिंग फिगर लाइबिलिटी अब कम अमाउंट पे सेटल हो रही है, तो 1,878,571 का एक्सचेंज लॉस नहीं गेन बन रहा है। ठीक है जी प्लीज़। ये फिगर आपकी बेटा कुछ नहीं, आपने एक फिगर ही ठीक नहीं लिखी हुई। 12 लाख 1,42,000 थोड़ी है, आपने तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस निकाल लिया। प्लीज़ ये 14,28,571 है, एक 1 मिसिंग होने की वजह से आपका लॉस डिफरेंट आ रहा है, तो ये कंडीशन ज़रा ठीक कर लीजिएगा प्लीज़। हमारी लाइबिलिटी हो गई थी 14,28,571 पे आ गई थी, और 14,28,571 वाली लाइबिलिटी 12,50,000 पे सेटल हो रही है, तो डिफरेंस काइंडली प्लीज़ 178,571 ही शायद बन रहा है। ठीक है प्लीज़ जी। एनी कन्फ्यूजन? ट्रांसलेशन तब होती है जब ट्रांजैक्शन डेट और सेटलमेंट डेट डिफरेंट अकाउंटिंग पीरियड्स में हो जाए, और अगर सेम अकाउंटिंग पीरियड में सेटलमेंट होगी है तो ईयर एंड पे रिसीवेबल पेएबल नहीं होगा, और अकॉर्डिंगली फिर से कोई रीमैयर करने की भी बहस नहीं है। आई होप बहरहाल ये सारी बात आपके सामने जो रखी है मैंने क्लियर हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें जी प्लीज़। ये आप लोगों ने कर लिया? चलिए, कल जो हम पेज पे क्वेश्चन कर रहे थे ना, क्वेश्चन नंबर 1 to 3 किए थे पेज 20 पे, उससे नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 4 मैंने कल इसलिए छोड़ा था कि ज़रा थोड़ा सा लेंथी था, तो आज पहले ज़रा उसी को टाइम देते हैं। जी पेज नंबर 21 है और क्वेश्चन नंबर 4 है। चलिए, अब आपको मैक्सिमम चीज़ों का आइडिया हो गया है। ये फॉरेन करेंसी को में बहुत ज़्यादा बहस नहीं है, बहुत ज़्यादा कोई डिटेल्स नहीं है। बस चेंजिंग सर्कमस्टांसिस में आप सोचना कैसे है उसकी शायद प्रैक्टिस रह गई है, तो फुल इन्वॉल्व रहिएगा। लेट्स स्टार्ट। डी एंड डी लिमिटेड इज अ लिस्टेड कंपनी। क्वेश्चन नंबर 4, हैविंग ऑपरेशंस विद इन पाकिस्तान। अब सबसे पहले शायद यही क्वेश्चन में डिसाइड करना पड़ता है कि हम किस मुल्क में बैठ के अकॉर्डिंगली काउंटिंग कर रहे हैं, ताकि फिर हम लोकल करेंसी और फॉरेन करेंसी को अलग से सेग्रीगेट कर सकें। तो अब जिस मुल्क में है उस मुल्क की करेंसी लोकल करेंसी है, और जिस उस करेंसी के अलावा, जिस लोकल करेंसी के अलावा अगर कोई ट्रांजैक्शन किसी और करेंसी में हुई है तो फिर वो फॉरेन करेंसी कहलाती है। तो पाकिस्तान में ऑपरेशंस हैं ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016। ईयर एंड बता रहा है 31 दिसंबर 2016। द कंपनी कॉन्ट्रैक्टेड टू परचेज प्लांट्स एंड मशीनरी फ्रॉम यूएस कंपनी। द टर्म्स एंड कंडीशंस देयर ऑफ आर गिवन बिलो।
प्लांट एंड मशीनरी इस कंपनी ने ख़रीदनी है एक यूएस कंपनी से। टोटल कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट है $100,000। पेमेंट टू बी इन अकॉर्डेंस विद द फॉलोइंग स्केड्यूल। अब ये जो पेमेंट है $1 लाख की, उसका नीचे एक ब्रेकअप दिया जा रहा है 20,000, 50,000, 30,000। सारी अमाउंट इकट्ठी पे नहीं होनी, सारी अमाउंट इकट्ठी पे नहीं होनी है, डिफरेंट डेट्स पे है। आए टेबल पढ़ें। साइनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट की कोई डेट लिखी हुई है 1 जुलाई 2016, उस दिन $20 जाने। ऑन शिपमेंट, अब डेफिनेटली ये जो मशीनरी है, शिपमेंट का मतलब है मशीनरी ने यूएस कंपनी अमेरिका से शिप होना है और फिर पाकिस्तान पहुंचना है, तो शिपमेंट मींस डिस्पैच है। और एक स्टार लगा हुआ है शिपमेंट, नीचे स्टार ढूंढना है। रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ऑफ ओनरशिप और ट्रांसफर्ड ऑन शिपमेंट, इसका मतलब कि कस्टमर की सेल किस दिन हो जाएगी, ज़रा आप बताएंगे, ज़रा थोड़ा सा अपना नॉलेज ज़रा मेरे साथ शेयर करें। कस्टमर की सॉरी सप्लायर की सेल, सेलर की सेल और बायर की परचेज होती है। तो सेल किस दिन होती है, जब रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ट्रांसफ़र हो जाए। तो अगर रिस्क एंड रिवॉर्ड शिपमेंट वाले दिन ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो इसका मतलब है जो हमारा सप्लायर है यूएस में, वो अपनी सेल रिकॉर्ड करेगा 30 सितंबर पे, और उस दिन फिर हम अपनी परचेज रिकॉर्ड करेंगे। ये कोई रिस्क एंड रिवॉर्ड्स वाले कुछ वर्ड्स याद आ गए प्लीज़। मसलन फॉर एग्जांपल, अगर आप पहले सिंपल सी एग्जांपल दोबारा रिफ्रेश कर लें ज़रा। अगर आपने कोई मोबाइल ले रहे हैं, तो जिस दिन मोबाइल आपको डिलीवर हो जाएगा, जिस दिन अगर शॉप पे आप खड़े हैं, मोबाइल अगर अपने हाथ में पकड़ ली है, बायर सेलर ने दे दी है, बायर ने ले ली है, तो उस दिन फिर ये अज्यूम होगा कि अब ये जो मोबाइल है सेल हो गया है। लेकिन समटाइम्स अगर फिज़िकल लोकेशंस डिफरेंट हो, अगर कराची से लाहौर चीज़ें आनी हैं, तो फिर कराची से जब चीज़ें शिप होंगी तो सेल उस दिन होगी, या कराची से लाहौर जिस दिन चीज़ें पहुंचेंगी, ये असल में एग्रीमेंट पे डिपेंड कर रहा होता है। कुछ एग्रीमेंट्स जो सेलर बायर में एग्रीमेंट होगा, फिर वो ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि सेल उस दिन है जब सेलर चीज़ें डिस्पैच कर देगा, और ये भी एग्रीमेंट हो सकता है कि सेल उस दिन होगी जिस दिन सेलर से चीज़ें बायर को रिसीव हो जाएंगी, मीन बायर चीज़ें रिसीव कर लेगा। इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि अगर सेल उस दिन हो जाए जिस दिन गुड्स ने डिस्पैच होना है, और सपोज़ पहले मैं कराची से लाहौर की बात करता हूँ, अगर डिस्पैच पे रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो इसका मतलब फिर जो रास्ता है कराची से लाहौर, उसकी इंश्योरेंस फिर कस्टमर खुद करवाएगा। लेकिन अगर एग्रीमेंट ये हो कि चीज़ें जब डिलीवर हो जाएंगी लाहौर, उस दिन रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ट्रांसफ़र होने और सेल होनी है, तो फिर जो रस्ते की इंश्योरेंस है वो फिर सेलर की जिम्मेदारी होगी। तो अब ये डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन, सिचुएशन टू सिचुएशन, कि एक सेलर और बायर के दरमियान एग्रीमेंट क्या है। नॉर्मल सेल परचेज जो हो रही होती है, उसमें तो हम हैंड ऑन डिलीवरी ले रहे होते हैं, तो वो तो उसमें तो फिर ये चीज़ें एप्लीकेबल नहीं होंगी। लेकिन अगर फिजिकल लोकेशंस डिफरेंट हो जाए, तो फिर डिपेंड करेगा कि कस्टमर और सेलर ने, सप्लायर और कस्टमर ने, सेलर ने, बायर ने आपस में क्या एग्रीमेंट किया है। इसी तरह अगर हम इसे ब्रॉडर विजन में और ले जाएं, अगर ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रही है, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी फिर ये एग्रीमेंट टू एग्रीमेंट वेरी करेगा कि सेल किस दिन होगी, रिस्क एंड रिवॉर्ड्स किस दिन ट्रांसफ़र होंगे। वो फिर ये भी हो सकता है कि जिस दिन गुड्स डिस्पैच हो जाएं, उस दिन भी एग्रीमेंट में लिखा हो सकता है कि रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ट्रांसफ़र ऑन द डेट ऑफ शिपमेंट हो गए। इन दैट केस पे जो रस्ते की इंश्योरेंस है, इन ट्रांजिट इंश्योरेंस है, वो फिर बायर की खुद जिम्मेदारी होगी। लेकिन अगर वाइस वर्सा एग्रीमेंट हो जाए कि गुड्स जब तक डिलीवर नहीं होंगी कस्टमर को उसके रेस्पेक्टिव कंट्री में, उस दिन तक रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ट्रांसफ़र नहीं होंगे, तो फिर जो इन ट्रांजिट ड्यूरिंग सी नॉर्मल ये गुड्स आती हैं, तो इन ट्रांजिट की फिर इंश्योरेंस सेलर की जिम्मेदारी होती है। तो इन कंक्लूडिंग, अगर मैं ये बात ज़रा कंक्लूड करूँ इस क्वेश्चन के एंगल से, तो ये शिपमेंट पे अगर रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो इसका मतलब 30 सितंबर पे सेलर अपनी सेल रिकॉर्ड करेगा और बायर अपनी मशीनरी को एज अ परचेज रिकॉर्ड करेगा। बाकी फिर ये परचेज डेबिट होगी या गुड्स इन ट्रांजिट डेबिट होंगी बायर के एंगल से, वो फिर बाद में अभी क्वेश्चन में करता हूँ। ये मेरी कुछ बात आपको समझ आई है प्लीज़। अच्छा, ये हमने क्वेश्चन में खुद से डिसाइड नहीं करना होगा, ये डेफिनेटली हमें एग्जामिनर इंडिकेट करेगा कि रिस्क एंड रिवॉर्ड्स कब ट्रांसफ़र होंगे। ठीक है, तो हमने अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ही डिसीजन लेना होगा। बाकी फिर डेफिनेटली मैं अभी क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, फिर मैं फर्दर भी डिस्कस करूँगा। इस वक्त जो हम बात ये कर रहे थे वो ये है कि 1 लाख की जो पेमेंट है कॉन्ट्रैक्ट की, उसका एक ब्रेकअप है। तो जिस दिन शिपमेंट होनी है
दैट इज़ 30 सितंबर, तो उस दिन फिर $50,000 देने हैं। और आफ्टर इंस्टॉलेशन एंड टेस्ट रन, हमने फिर मशीनरी है उसको इंस्टॉल भी करना है, उसको चेक भी करना है, तो उसकी डेट पे लिखी हुई है 31 जनवरी पे। जब ये इंस्टॉलेशन और टेस्ट रन हो जाएगा तो फिर रिमेनिंग $30,000 जो हैं वो यूएस कंपनी को अमाउंट पेबल है। इट मीन्स 1 लाख किसी सेम डेट पे पेबल नहीं है, ये 3 डिफरेंट डेट्स पे साइनिंग, शिपमेंट और आफ्टर इंस्टॉलेशन, इसका एक ब्रेकअप अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें गिवन है। ठीक है जी, कोई डाटा यहाँ तक समझ आ गया जी? प्लीज़ एनी कन्फ्यूजन? बाकी मैंने बहुत सी बातें भी की हैं, लेकिन अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फिर फर्दर डेट्स के साथ एंट्रीज के साथ बात करता हूँ। देन उसके बाद लास्ट में फिर एक टेबल है, लेकिन उसके ऊपर भी एक लाइन है, द कॉन्ट्रैक्ट वेंट थ्रू इन अकॉर्डेंस विद द स्केड्यूल। मतलब जो स्केड्यूल में एग्रीड था उसी के मुताबिक हमारा कॉन्ट्रैक्ट अलहमदिल्ला कंप्लीट हुआ। एंड द कंपनी मेड ऑल पेमेंट्स ऑन द टाइम, और जो डेट्स लिखी हुई थी उन्हीं डेट्स पे पेमेंट भी हो गई। और फिर आपको डिफरेंट डेट्स के एक्सचेंज रेट्स भी गिवन हैं, 1 जुलाई, 30 सितंबर, दिसंबर, 31 जनवरी, डॉलर्स वर्सेस रुपीज़ का एक रेट दिया हुआ है। देन उसके बाद आपसे जनरल एंट्रीज मांगी हुई हैं टू शो हाउ द अबव कॉन्ट्रैक्ट शुड बी अकाउंटेड फॉर अंडर IAS 21। फर्स्ट पैराग्राफ के स्टार्ट में जाएंगे तो वहाँ एक ईयर एंड भी दिया हुआ था, लेकिन रिक्वायरमेंट में कोई ईयर एंड स्पेसिफाइड नहीं है। हाउ द अबव कॉन्ट्रैक्ट, तो इस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक जितनी फिर एंट्रीज हम रिस्पेक्टिवली कर सकते हैं वो फिर मैं अभी आपके सामने डिस्कस करूँगा। आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट ये है कि आप ज़रा फुल कंसंट्रेट कीजिएगा ताकि मैं जो समझाऊँ वो आप सही तरह समझ सकें। इस क्वेश्चन के बाद मेरा ख्याल है कि मेजर कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन इस टॉपिक के आपके सामने क्लियर हो जाएंगे। तो आ जाए, रजिस्टर खोलना ज़रा, क्वेश्चन नंबर 4 हेडिंग लिख लें, आंसर बनाते हैं इसका। जस्ट एक मिनट में ज़रा स्पेस आपके सामने क्लियर कर लूँ। जी, बिजनेस नेम अगर कभी अवेलेबल हो तो ज़रूर लिखा करें यार, फर्स्ट लाइन में ढूंढें, D&D लिमिटेड। करना क्या चाह रहे हैं? प्रिपेयर जनरल एंट्रीज करना चाह रहे हैं। रिक्वायरमेंट में ईयर एंड नहीं है, इसलिए मैं ईयर एंड स्पेसिफाई नहीं कर रहा। जो जो हम कर सकेंगे इस डाटा से वो सारी बात करता हूँ। फॉर्मेट लेकिन ज़रूर बना लिया करें, जब भी कोई एंट्रीज एग्जामिनर आपसे मांगे तो एक फॉर्मेट काइंडली एंट्रीज का जर्नल का बना लिया करें। जी, अगर ये फॉर्मेट बना लें तो मुझे बता दीजिएगा। ये जितनी एंट्रीज होंगी पहले आपने काइंडली मेरे साथ समझ लेना है, सोच लेना है, लिख आपके लिए रहा हूँ, आराम से तसल्ली से सारा अपना अकाउंटिंग नॉलेज में रख के बात को क्लियर कर लीजिएगा, उसके बाद लिखते रहिएगा। जी, फर्स्ट रेलिवेंट डेट बता दें, डाटा देखें। जी, डेफिनेटली हो सकता है, वो कोई बहस नहीं है। अकाउंटिंग हेड्स लिख लें, पर्टिकुलर्स लिख लें, दैट इज़ नॉट अ बिग इशू। प्लीज़ मेन चीज़ पे प्लीज़ फोकस करें। जी सर, पहली रेलिवेंट डेट 1 जुलाई। ठीक है जी, प्लीज़ लिखें जी डेट 1 जुलाई 16। क्या हुआ इस दिन? अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट $20,000 पेबल थे, और नीचे बार उसने लिख भी दिया है कि रिस्पेक्टिव डेट्स पे ये पेमेंट्स भी हुई। फॉरगेट अबाउट के इस रुपीज़ को, अच्छा डेफिनेटली पाकिस्तान में है तो रुपीज़ में ये वर्किंग होगी। रुपीज़ इन थाउजेंड में जाना है या नहीं जाना वो फिर अभी डिसीजन ले लेते हैं। एक सेकंड के लिए कन्वर्जन छोड़ें, आप ये छोड़ें कि इसे कन्वर्ट कैसे करना वो मैं बताता हूँ। आप ये बताएं, $20,000 हैं, आप डॉलर टर्म्स में मुझे एंट्री बता सकते हैं या सोच सकते हैं 1 जुलाई को डॉलर टर्म्स में? बाकी डेफिनेटली डॉलर्स में रुपीज़ में कन्वर्ट होना वो मैं बताता हूँ। एंट्री क्या होनी चाहिए इस दिन 1 जुलाई को? $20,000 जब पे करेंगे, मशीनरी डेबिट कर लें इस दिन। क्या इस दिन साइनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वाले दिन मशीनरी हमारी हो गई? मशीनरी तो हमारी कब होनी है? वो तो शिपमेंट वाले दिन होनी है। तो क्या ये फिलहाल एडवांस में पेमेंट है?
क्या ख्याल है? एक एडवांस में पेमेंट हो रही है, मशीनरी तो बाद में शिप होनी है, तो क्या एंट्री बनेगी? एडवांस डेबिट, एडवांस टू सप्लायर, एडवांस फॉर मशीनरी, जो भी वर्ड्स आप लगाना चाहें। एडवांस डेबिट नहीं, साइनिंग अमाउंट डेबिट तो बेटा कोई हेड नहीं ना। साइनिंग अमाउंट का क्या मतलब हुआ? हमारे वही 5 मेन हेड्स है ना, एसेट है, लाइबिलिटी है, इनकम है, एक्सपेंस है, इक्विटी है। तो साइनिंग अमाउंट तो बेटा कोई हेड नहीं है। क्या ये अमाउंट फिलहाल हमारा एसेट है? हाँ जी, किस नाम से एसेट है? एडवांस दे रहे हैं हम, एडवांस तो सप्लायर है। ठीक है प्लीज़, इसके अगेंस्ट हमें मशीनरी मिलनी है, तो एडवांस डेबिट। पेबल क्रेडिट, पेबल तो बेटा अब नहीं है ना, पैसे तो दे जा रहे हैं। क्या इस दिन कुछ पैसे जाने हैं? पेमेंट होनी है $20,000, और जब पेबल उसने कहा भी है वो नीचे बता भी दिया ना कि रिस्पेक्टिव डेट्स पे सारी अमाउंट्स पे भी हो गई हैं। प्लीज़ एंट्री समझ आती है मेरी? एडवांस डेबिट, बैंक क्रेडिट। एनी कन्फ्यूजन? जी अब क्या करें? कितने डॉलर हैं? $20,000 हैं, डॉलर्स हैं। एक्सचेंज रेट ढूंढने, सिंपली 1 जुलाई का। रुपी 60.5 रुपीज़ है, $1 है। ज़रा वो जो अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में बात हुई थी वो भी अब फाइनल कर लें। $20,000 हैं, नीचे रेट देखें, डिवाइडेड बाय 1 ही है डॉलर, और मल्टीप्लाइड बाय 60.5 है। ये बात बिल्कुल फाइनल होनी चाहिए काइंडली, जो मैंने कन्वर्ट किया है। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है, डिवाइड बाय 1 करना ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन पता होना चाहिए कि डॉलर डिवाइड बाय डॉलर हुआ है और मल्टीप्लाइड बाय रुपीज़ हुआ है। ठीक है प्लीज़, आंसर बन गया हमारा 12 लाख। सॉल्व किया करें प्लीज़ सारे। 12,10,000। तो जिस दिन ये $20,000 दिए जा रहे हैं उस दिन अभी मशीनरी नहीं आई है, ये एडवांस में दिए जा रहे हैं, और उस दिन का रेट 60.5 रुपीज़ अगेंस्ट $1 था। ठीक हो गया? एनी कन्फ्यूजन? प्लीज़ एनी कन्फ्यूजन, प्लीज़ इन्वॉल्व। ठीक है, अगर कन्फ्यूजन नहीं है तो ओके है, लेकिन अगर किसी की कन्फ्यूजन है ज़रूर साथ साथ पूछता जाए। जी नेक्स्ट रेलिवेंट डेट बताएं। सोचें सोचें सोचें। 30 सितंबर, ठीक है। 30 सितंबर 2016। जी इस दिन क्या हुआ? कन्वर्जन छोड़ें, एक सेकेंड, आप कन्वर्जन कर लेंगे, अमाउंट्स की बहस भी कर लूँगा। इस दिन क्या करो? शिपमेंट हुई, और नीचे क्वेश्चन में लिखा हुआ है शिपमेंट डेट पे क्या हुआ? रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ट्रांसफ़र हो गए। हम इस वक्त बायर हैं या सेलर हैं? फर्स्ट पैराग्राफ, हम बायर हैं, हमने परचेज रिकॉर्ड करनी है, तो क्या मशीनरी अब हमारी बुक्स में डेबिट होनी चाहिए? अच्छा, परचेज का वर्ड होना चाहिए ऑब्वियसली अगर गुड्स होती, लेकिन प्लांट एंड मशीनरी है तो IAS 16 बाई नेम एसेट रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, लेकिन फुल कंसंट्रेट, आहिस्ता 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 सोचते जाइएगा ज़रा। मशीनरी जो है वो शिप हुई है, कहाँ से शिप हुई है? US कंपनी है, तो क्या मशीनरी अभी इन ट्रांजिट होगी या मशीनरी आ गई है? क्या ख्याल है? इन ट्रांजिट का मतलब रास्ते में शिप हुई है, अमेरिकन पोर्ट से कहीं से शिप हुई है। तो पर मशीनरी तो उस दिन डेबिट आप करेंगे जिस दिन पाकिस्तान पहुंच जाएगी, बल्कि पाकिस्तान भी शायद सही नहीं है, जिस दिन पाकिस्तान में हमारी फैक्ट्री में पहुंच जाएगी। क्या ख्याल है? मशीनरी हमारी हो तो गई है लेकिन अभी पहुंची नहीं है, इन ट्रांजिट है, तो मशीनरी इन ट्रांजिट डेबिट होना चाहिए। क्या ख्याल है? मैं प्लांट एंड मशीनरी या मशीनरी इन ट्रांजिट, विच एवर यू वांट टू से। मशीनरी खरीद रहे हैं। जी सर। डॉलर्स बताएं, कितने डॉलर से डेबिट होनी चाहिए? रुपीज में बाद में कन्वर्ट करता हूँ। क्या $50,000 से ये मशीन डेबिट होनी चाहिए? क्या मशीन आधी आई है? क्या मशीनरी भी पीसेस में आनी है या पेमेंट पीसेस में होनी है? पेमेंट इंस्टॉलमेंट्स में हो रही है, तो क्या मशीनरी पूरी की पूरी हमारी हो जाएगी?
सोचे 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 सोचे। डेफिनेटली पेमेंट इस दिन कितनी होनी है? बैंक से कितने डॉलर जाएंगे? 50,000। क्या ख्याल है? तो एक सेकंड, ये रुपीस में तो बाद में बात करता हूँ मैं, पहले ज़रा मुझे ये 30 सितंबर वाली एंट्री, ये बल्कि आप भी इस तरह के पेज एक छोड़ दें नीचे, ज़रा एंट्रीज हो जाएंगी, ज़रा एक वर्किंग में आ 30 सितंबर वाली एंट्री पहले मुझे ज़रा डॉलर्स में जस्ट करवाएं, कन्वर्जन से पहले ज़रा कम से कम हम बेसिक एंट्री तो अपनी फाइनल करें, और करवाएं का मतलब पहले करवा दें। मशीनरी इन ट्रांजिट 1 लाख डॉलर से होनी चाहिए डेबिट। डॉलर्स में बात कर रहा हूं अभी, वर्किंग्स में। एनी कंफ्यूजन? छोड़ दें लिखना छोड़ दें प्लीज, पहले सोच लें। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इस दिन बैंक से कितने पैसे जाएंगे? यकीनन एग्रीमेंट के मुताबिक 50,000 डॉलर। सोचें सोचें सोचें। पेमेंट तो इस दिन 50,000 डॉलर ही होनी है। एनी कंफ्यूजन? मशीनरी पूरी मारी, पैसे हमने 50,000 डॉलर दे देने, लेकिन क्या ये मशीनरी हमारी होने से जो हमने एक एडवांस रिकॉर्ड किया था, क्या वो एडवांस एडवांस ही रह जाएगा, या अब एसेट हमारा होने से वो एडवांस ख़त्म हो जाएगा? क्या ख्याल है? जब चीज़ें ही हमारी हो गई हैं तो अब एडवांस तो नहीं रहा, और डॉलर टर्म्स में ये एडवांस कितने से क्रेडिट होगा? 20,000 डॉलर। रुपीज़ की मैं बात अभी करता हूँ। एनी कन्फ्यूजन? और क्या बाकी जो 30,000 देना है 31 जनवरी पे जाके, वो हमारी मशीनरी हो जाने की वजह से क्या वो फिर अब पेबल हो जाएगा 30 सितंबर पे? तो सारा कॉन्सेप्ट क्या है? मशीनरी हमारी 1 लाख की है, 20,000 हम पहले दे चुके थे, 50,000 हम अभी दे देंगे, और 30,000 हम 31 जनवरी को अकॉर्डिंगली दे देंगे। नहीं समझ आया? क्या एसेट पूरा हमारा, लेकिन पेमेंट किस तरतीब में हो रही है? 20,000 पहले देना था, 50,000 शिपमेंट वाली डेट पे देना था, और बाकी जो फिर है वो 31 जनवरी पे जो देना है वो हमारी लाइबिलिटी बन जाएगा। बात मेरी अब पूरी समझ आ गई है काइंडली? तो पहले ये वर्किंग में ज़रा ये डॉलर्स में एंट्री कर लें, फिर मैं आपसे ही पूछता हूँ कि मैं इन डॉलर्स को किन रेट्स को लगा के रुपीज़ में कन्वर्ट करूँ। जी प्लीज़ वेटिंग फ्रॉम साइड, अगर कोई कन्फ्यूजन है। यही ऑनलाइन स्टूडेंट्स? जी अब इस एंट्री को सामने रख के ज़रा मुझे रुपीज़ में कन्वर्ट करवाना आपने। स्टार्ट मैं करूँगा, एंड आपने करवाना। जी हेड नंबर 1 लिखेगा नहीं प्लीज़, मशीनरी इन ट्रांजिट। जी 1 लाख डॉलर्स की ये मशीनरी है, 30 सितंबर की डेट है। हुक्म करें क्या करूं? को रेट ढूंढें, 1 लाख डॉलर्स को रुपीज़ में कन्वर्ट करूं। जी
प्लीज 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 प्लीज, क्या रेट नजर आ रहा है? क्या रेट नजर आ रहा है? प्लीज क्या नजर आ रहा है? आ रहा है 61 नजर आ रहा है, लेकिन जल्दी ना कीजिएगा जरा। क्या हमें ये लाख डॉलर्स की मशीन, सेंटेंस मेरा गौर से सुने, क्या ये लाख डॉलर्स की मशीन, 1 लाख डॉलर्स की मशीन 61 रुपीज पे पड़ी? सेंटेंस जस्ट मेरा रिपीट कर दे, मैंने क्या बोला? क्या ये 1 लाख डॉलर्स की मशीन हमें वाकई 61 पे पड़ी? इस सवाल का जवाब मैं ही दूंगा, आप सिर्फ सवाल रिपीट करना है। सेंटेंस बोल रहे प्लीज प्लीज प्लीज, क्या ये 1 लाख डॉलर्स की मशीन, लाख डॉलर्स की है, लेकिन क्या ये सारी हमें 61 पे पड़ी? एक सवाल आपके जेहन में रह गया, जवाब अभी नहीं मैं दे रहा, एक सेकेंड इसे छोड़ा। सेकेंड हेड जो क्रेडिट होना है दैट इज एडवांस। ये आपको बताना चाहिए एडवांस कितने पे क्रेडिट करूं। अब रुपीस की बात करूं मैं, 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 61 करके क्रेडिट करूं, या जितने पे डेबिट हुआ था उतने पे ही क्रेडिट करूं रुपीस टर्म में? ये $20,000, अब ध्यान से मेरे वर्ड सुनने जी प्लीज, ये $20,000 हमें 61 पे नहीं पड़े। ये $20,000 हमें पाकिस्तानी रुपीज में 61 के नहीं पड़े। हमने इन $20,000 को 1 जुलाई पे दे दिया था, जिसकी वजह से हमें ये $20,000 पर डॉलर 60.5 रुपीज के पड़े थे। अब तो जस्ट क्या हो रहा है? अब तो जस्ट क्या हो रहा है? अब तो जस्ट ये हो रहा है कि हमारा वो एडवांस जो हमने दिया था वो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से खत्म हो रहा है। हमारे क्वेश्चन में जो सिनेरियो वो तो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं, अभी चलता हूं और आगे। आप जरा कॉन्सेप्चुअली स्पीकिंग कैलकुलेटर जरा 1 मिनट पकड़ें। लेट्स अज्यूम हमारे क्वेश्चन में कहा होता कि हमने 1 लाख डॉलर जो हैं वो सारे के सारे 1 जुलाई को ही देने हैं। क्या कहा होता? सारे के सारी पेमेंट सपोज हमने एडवांस में करनी होती, तो एडवांस में जब हम पेमेंट करते तो 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 60.5 उस वक्त रेट था, तो हमारा आंसर मेरा ख्याल है 60,50,000 शायद बनता। अब मशीनरी अगर हमें 30 सितंबर पे डिलीवर हुई भी है तो हम 30 सितंबर का रेट नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम तो ऑलरेडी सारी पेमेंट कर चुके हैं, और ऑलरेडी सारी पेमेंट करने का मतलब हमें तो सारी मशीन 1 लाख डॉलर्स वाली 60.5 रुपीज़ के हिसाब से पड़ी थी, विच मीन्स जब हम अपनी एसेट वाली एंट्री करते तो हम एसेट डेबिट करते और एडवांस क्रेडिट कर देते 60,50,000 रुपीज़ पे। मेरी बात को फॉलो किए किसी ने? अगर हमने सारे पैसे पहले ही दे दिए थे, उसके बाद अब रेट्स जितने मर्जी चेंज होते रहे, हमें तो कोई इफेक्ट नहीं होना था। रेट्स का इफेक्ट तो हमें तभी होना था कि अगर हमने पैसे नहीं दिए। तो अगर हमने सारे ही पहले दे दिए होते तो हमें फिर सारे पैसे 60.5 पे पड़ गए होते। अगर सारे पैसे हमने 30 सितंबर वाले दिन खड़े होके बाद में देने तो फिर डेफिनेटली में 61 के हिसाब से फिलहाल पड़ेंगे, और बाद में भी अगर फ्लक्चुएशन हुई तो उसका इफेक्ट भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा। तो बात मेरी कुछ समझ आई आपको? यहाँ क्योंकि हमने 100% पैसे एडवांस में नहीं दिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 20,000 एडवांस में दिए थे, तो वो $20,000 तो हमें 60.5 पे ही पड़े, और देयर फॉर 12,10,000 हमारा क्रेडिट एज इट इज हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर हुई है कुछ मेरी? लेकिन आगे चले, जस्ट एक सेकंड, बात मैं और जरा कंप्लीट कर लूँ। जो हम इस दिन पेमेंट कर रहे हैं $50,000 की, वो डेफिनेटली कैसे कैलकुलेट होनी चाहिए? 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 61। आज तो रेट 61 अब हो गया, आज हमारी जेब में से 61 रुपये के हिसाब से 61 रुपीज़ के हिसाब से डॉलर्स जाएंगे। तो ये अमाउंट जरा काइंडली सॉल्व कीजिएगा जरा। 30,50,000 शायद। तो ये $50,000 आज देने की वजह से 61 रुपीज़ के हिसाब से पड़ रहे हैं, और जो पेबल है वो 30 सितंबर पे फिलहाल रिकॉर्ड हो रहा है। अभी हमें नहीं पता, यकीनन इसने पे तो जाके होना 31 जनवरी पे अगले साल, लेकिन फिलहाल हमें वो रेट नहीं पता होगा जो रेट 31 जनवरी का होगा। फिलहाल हमें वही रेट पता है जो उस दिन 30 सितंबर पे है। इट मीन्स आज लाइबिलिटी जो है वो 61 के हिसाब से ही हमारी बनेगी, अप्रॉक्सीमेटली 18,30,000 ये बन रहा है।
मेरी ये पूरी बात किसी को समझ आ रही है प्लीज? 12,10,000 मैंने एज इट इज क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि अब रेट की फ्लक्चुएशन हमें हमारे $20,000 को अफेक्ट नहीं करेगी। वो $20,000 हमने ऑलरेडी दे दिए थे 60.5 पे, लेकिन जो 50,000 की पेमेंट है वो भी वो क्योंकि आज हो रही है वो 61 पे है। और डेफिनेटली जो 30,000 है इसने जब पे होना है, अगर रेट बाद में चेंज हुआ तो उसकी फ्लक्चुएशन भी हम कंसिडर करेंगे, लेकिन फिलहाल हमारी ये लाइबिलिटी 30 सितंबर पे आज के रेट के हिसाब से रिकॉर्ड हो जाएगी। एनी कन्फ्यूजन प्लीज? की प्लीज ऑनलाइन स्टूडेंट्स। अब एक आखिरी काम जरा करें, इन तीनों फिगर्स का जरा सम करें। 60 लाख नहीं यार, 90,000 शायद बनेगा। 60,90,000 शायद बनेगा। मेरा क्वेश्चन गौर से सुने, क्या हमें ये मशीन पाक रुपीज में, पाकिस्तानी रुपीज में 60,90,000 की आज पड़ रही है? क्या ये मशीन 1 लाख लिखे अपने कैलकुलेटर पे और 1 मिनट जरा 61 से मल्टीप्लाई करें, 61 लाख। क्या ये मशीन हमें 61 लाख रुपीज में पड़ रही है या 60,90,000 में रुपीज में पड़ रही है? हमें ये 61 लाख की पड़नी थी अगर हमने $20,000 एडवांस में ना दिए होते। अपने कैलकुलेटर पे जरा $20,000 लिखें प्लीज, वर्किंग करें 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 करें। $20,000 लिखें और रेट की जरा फ्लक्चुएशन मैं बताता हूँ क्या है। पहले रेट था 60.5 और अब है 61, तो हाफ रुपीज का फर्क पड़ा है रेट में, तो 0.5 से जरा मल्टीप्लाई करें, 10,000 ये बन रहा है। और ये वही 10,000 है जो 61 लाख और 60,90,000 में डिफरेंस आ रहा है। क्या ये पैसे 1 जुलाई को देने की वजह से हमें पाकिस्तानी रुपीज में 10,000 रुपये की सेविंग हो गई है? जल्दी पैसे दे देने की वजह से हमें 10,000 कम देना पड़ा है। बात मेरी कुछ समझ आती है सर? तो हमें ये मशीनरी 61 लाख की पड़नी थी अगर हमने एडवांस में पैसे ना दिए होते। ये मशीनरी हमें सारी ही 60.5 की भी पड़ सकती थी अगर हमने सारे एडवांस में दिए होते, लेकिन हमने 20,000 पैसे एडवांस में दिए थे, वो हमें 60.5 रुपीज़ में पड़े और बाकी जो है वो हमें 61 रुपीज़ के हिसाब से पाकिस्तानी रुपीज़ में ये एसेट पड़ रहा है। इन अदर वर्ड्स हमारा ये एसेट 61 लाख पे अब डेबिट नहीं होना चाहिए, 60,90,000 रुपीज़ टर्म में हमारे इस एसेट की कॉस्ट बनती है। ठीक है प्लीज़। अब डेफिनेटली मैंने इसे ज़रा रिवर्स ऑर्डर में सॉल्व किया, पहले मैंने क्रेडिट्स लिख दिए हैं, बाद में मैंने डेबिट्स लिख दिए हैं। आप इसे डेफिनेटली दोबारा अगर सॉल्व करना चाहें तो 12,10,000 रुपया था प्लस 3050 है जो हमारी पेमेंट है आज, और जो 18,30,000 रुपीज़ हैं जो हमने फ्यूचर में देने हैं वो हमारी फ़िलहाल कॉस्ट का पार्ट है। बाकी डेफिनेटली जो पेएबल रह गया है इसके बारे में हमने फ्यूचर में भी सोचना है। अगर ईयर एंड पे ये पेएबल हुआ तो इसने ट्रांसलेट भी होना है, और ईयर एंड के बाद जब पेमेंट होगी तो हो सकता है पेमेंट वाले दिन भी रेट फ्लक्चुएट होने से कोई हमें एक्सचेंज गेन या लॉस की वर्किंग करनी पड़ जाए। ठीक है प्लीज़, आई होप कि मैं कुछ समझा सका हूँ। अब लोग कोई क्वेश्चन है वो भी पूछ लें और इस एंट्री को नोट भी कर लें। जी जी सर, क्या गेन हुआ या लॉस होने से बच गए? क्या कम दिया या ज्यादा दे के 10,000 गेन हो गए? दिया ही कम। तो क्या मशीन 61 लाख की पड़ी या 60,90,000 की पड़ी? 61 लाख की पड़ी और 10,000 गेन हो गया, या पड़ी ही 60,90,000 पे? मशीनरी को 61 लाख पे रिकॉर्ड करके 10,000 गेन रिकॉर्ड करें, या मशीन है ही 60,90,000 की? 60,90,000। जी ठीक है जी प्लीज। ये मुजम्मिल, चले ठीक।
ये एंट्री ज़रा नोट करके फिर मुझे काइंडली बताइएगा। हाँ जी, राइट। ये मुझे ज़रा, हाँ दोपहर को ज़रा याद करूँगा इस, ठीक है। अच्छा ठीक, ओके। अच्छा मैं देखता हूँ, ओके ओके। ये मुजम्मिल वो मुसब को ज़रा देखना अंदर, उसे क्लास में भेजना। ये मुसब को ज़रा ऊपर भेजिएगा ज़रा रूम में। हाँ उसको ज़रा भेजना। अच्छा वो ज़रा एक छोटा सा काम और भी करना, वो एक मिनट। वो बच्चों के स्कूल में जिस रिजल्ट कार्ड नहीं होता, उसमें सब्जेक्ट्स लिखे होते हैं आगे, शायद मार्क्स वगैरह इस तरह, तो इस तरह के उधर 3 अरेंज करने हैं, वो सब को कहिएगा। तो वो मेरा ख्याल प्रिंट भी निकल सकता है ज़रा थोड़े से किसी मोटे पेज पे, तो वो जो है प्रिंट आउट ज़रा खुद वाइट सा पेज हो जाए, तो वो खुद से अगर डिज़ाइन करना वो कर लेंगे, अगर कहीं से मिलता है तो वो लेंगे। हाँ तो वो ज़रा कहिएगा ज़रा मुश्ताक को, हाँ। और उससे ज़रा भेजना। ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स हो गया जी प्लीज़, एनी कन्फ्यूजन? ये आप लोगों ने लिख ली एंट्री, समझ आ गई थी प्लीज़? चलें जी, एक एंट्री थोड़ी सी मैं चाह रहा था कि ज़रा डिटेल में मेरे से डिस्कस हो जाए, एवरी अदर थिंग रिमेन सेम। आप हुक्म करें, क्वेश्चन आपके सामने करता हूँ मैं, बताएं नेक्स्ट डेट क्या होनी चाहिए, कंसंट्रेट करें हम ज़रा। जी पेमेंट जो हो रही है रिमेनिंग 30,000 की, वो तो 31 जनवरी 2017 है, विच मीन्स जो हमें क्वेश्चन में ईयर एंड बताया हुआ है फर्स्ट लाइंस में 31 December 2016, उसके बाद की डेट है, ठीक है। तो ईयर एंड पे आके क्या करना है, लिखें जी ईयर एंड की डेट लिखें, ईयर एंड ईयर एंड ईयर एंड। जी 31 December 2016। ये काइंडली बताएं जी क्या करना है इससे। हाँ जी पेएबल रीमैयर होगा, पेएबल की ट्रांसलेशन होगी, 100,000 पेएबल नहीं है, $30,000 हैं। तो आप काइंडली ज़रा जहन लगाएं, ज़रा क्या करें, क्या तरीका होता है, या एक दफ़ा दोबारा सुन लें फाइनली। $30,000 हैं जो पेएबल की अमाउंट है, मल्टीप्लाइड बाय करना क्या है, अब ईयर एंड का रेट ढूंढना है। ईयर एंड पे रेट क्या है, 61.2 हो गया है। तो जस्ट अब मेरे ज़रा बात पूरी करवा दूँ ज़रा, 30,000 इंटू 61.2 की जगह ज़रा, सॉरी 18,36,000। अब अगले वर्ड्स मेरे ध्यान से सुने, लाइबिलिटी होनी चाहिए 18,36,000, और ऑलरेडी हमने कितनी रिकॉर्ड की हुई है, 18,30,000, विच मीन्स हमारी लाइबिलिटी ने कितने से बढ़ना है, हमारी लाइबिलिटी 6,000 से बढ़ रही है। तो लाइबिलिटी अगर बढ़ रही है तो लाइबिलिटी क्रेडिट हो जाएगी, और लाइबिलिटी का बढ़ना बिजनेस के लिए बेनिफिशियल सिचुएशन नहीं है, लॉस बन रहा है। बात समझ आ गई है, लिखें प्लीज़। चला गया? अच्छा गेन लॉस के साथ ज़रा मेंशन कर लेना ज़रा बेहतर है कि इसने फाइनली प्रॉफिट एंड लॉस में जाना है। गेन है अदर इनकम का पार्ट बन जाएगा, लॉस है तो अदर एक्सपेंसेस समवे। जी पेएबल रिसीवेबल पे होगा, पेएबल रिसीवेबल पे गेन लॉस होगा ना, पैसे देने हैं या लेने हैं तब गेन लॉस होगा। जो पैसे दे दिए हैं उस पर
जब पैसे आपने दे दिए हैं, बाद में रेट्स जितने मर्जी चेंज होते रहे, आपको उन रेट्स की कोई, आपको वो रेट्स अफेक्ट नहीं करेंगे। हाँ, जो पैसे देने हैं या लेने हैं और रेट्स बदल रहे हैं, तो फिर वो आपको, आपके बिजनेस को अफेक्ट करेंगे। जो पैसे आपने ऑलरेडी दे दिए हैं, पैसे देने के बाद अब रेट्स जो मर्जी हो, मैंने भी आपको एग्जांपल दी थी कि लेट्स अज्यूम हमने $1 लाख अगर शुरू में ही दे दिया होता, हमने वो सारा ही दे दिया होता और अब बस मशीनरी आनी होती, तो पैसे ही अगर हमने दे दिए हैं, तो बाद में अब रेट बढ़े कम हो, उनका हमारे बिजनेस पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। ठीक है, बात क्लियर है? लेकिन अगर पैसे अभी आने हैं फॉरेन करेंसी में या जाने हैं फॉरेन करेंसी में और रेट्स फ्लक्चुएट हो रहे हैं, तो फिर हमारा बिजनेस को उसका इम्पैक्ट आएगा। ठीक है मिस्टर उस्मान, एनी अदर कंफ्यूजन? जी, एक और चीज़ ज़रा सोच लें, क्वेश्चन का डाटा मैं सामने करता हूँ। एक मशीन डेबिट हुई हुई है यार, मशीनरी की डेप्रिसिएशन नहीं आएगी वैसे? वैसे तो रेट नहीं है, ठीक है, वो रेट नहीं है, लाइफ वगैरह नहीं दी हुई, लेकिन वैसे आनी चाहिए मशीनरी की डेप्रिसिएशन। जी प्लीज़। हाँ जी, मशीनरी की अभी डेप्रिसिएशन भी शायद इसलिए नहीं आनी चाहिए क्योंकि अभी ये मशीनरी इन ट्रांजिट है, अवेलेबल फॉर यूज़ ही नहीं है, अभी इंस्टॉल होना है इसने और टेस्ट रन होना है, तो वो फिर नेक्स्ट ईयर में शायद होना है। ठीक है, तो अभी अगर रेट वगैरह होता भी तो अभी डेप्रिसिएशन बिगिंस व्हेन द एसेट इज अवेलेबल फॉर यूज़, तो इस साल में डेप्रिसिएशन की बहस वैसे ही नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलें कंप्लीट करते हैं। अभी नेक्स्ट ईयर में भी एक एंट्री बनती है जी, कौन सी डेट? बल्कि इंडिविजुअली करेंगे ज़रा, 31 जनवरी। ये थोड़ा सा दरवाज़ा भी ज़रा खोल दें, ये 31 जनवरी की एंट्री खुद से करें जी ज़रा, रेट्स मैंने आपके सामने कर दी जी। जीशान, वो भी आप कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं, वो भी मैं कर देता हूँ, लेकिन पहले मेन कर लें ज़रा, लाइबिलिटी की पेमेंट कर लें, बाकी बात आपकी ठीक है, वो भी मैं करता हूँ। ये ज़रा पहुँचा के आइए। जी, 31 जनवरी 2017, सबसे पहले पेमेंट का डिसीजन ले लें, फिर पेएबल का डिसीजन ले लें और बैलेंसिंग फिगर निकाल लें। $30,000 हैं, जिस दिन पेमेंट हो रही है रेट 61.5 हो गया है, आंसर आ रहा है 18,45,000। नेक्स्ट क्वेश्चन जहन में लाना होता है, कितने वाली लाइबिलिटी कितने पे सेटल हो रही है जी। पेबल हमारा किसी को पता है कितना हो गया था पिछले साल के एंड पे? 18,36,000 हो गया था, 6,000 का लॉस फर्दर रिकॉर्ड करके। तो 18,36,000 वाली लाइबिलिटी अगर 18,45,000 पे सेटल हो रही है, तो क्या कुछ एक्स्ट्रा पैसे जा रहे हैं, कुछ लाइबिलिटी ज़्यादा अमाउंट पे सेटल हो रही है, तो 9,000 आपको पेमेंट करते हुए एक्सचेंज लॉस हो रहा है। ठीक है प्लीज़, 18,36,000, 18,36,000 रुपीज़ वाली लाइबिलिटी 18,45,000 पे सेटल हो रही है, विच मीन्स 9,000 आपको एज अ बिजनेस फर्दर पे करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ चेंज इन एक्सचेंज रेट्स। क्लियर हो गया प्लीज़? अब मिस्टर समी, आप क्लास के स्टार्ट में कुछ कह रहे थे, अब परेशानी तो नहीं है प्लीज़? एनी अदर कन्फ्यूजन? अब ये गेन लॉस समझ आता है कैसे रिकॉर्ड हो जा रहा है? देन बेटा मेरा एक एक आखिरी चीज़, इसकी बात भी कर ही लें। मिस्टर मोहम्मद ज़ीशान ने हमारा ध्यान बिल्कुल सही जगह पे लेके गए हैं। ये 31 जनवरी पे
इंस्टॉलेशन भी हो गई है, टेस्ट रन भी हो गया है, तो शायद एक हेड बदल जाना चाहिए। ज़रा ऊपर फर्स्ट सेकंड एंट्री में है ये हमने एक मशीनरी इन ट्रांजिट के नाम से एक एसेट हमारा डेबिट हुआ हुआ था, तो इसका शायद ये हेड सही हो जाना चाहिए। अब इंस्टॉलेशन भी हो गई है, टेस्ट रन भी हो गया है, तो क्या अब ये मशीनरी इन ट्रांजिट ही है या इसको अब मशीन डेबिट होके इन ट्रांजिट को ख़त्म हो जाना चाहिए? क्या ख्याल है? क्लियर होती बात? अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी इंपॉर्टेंट हो सकती है, 60,90,000 ढूंढना है। अब ये मशीन इन ट्रांजिट है, हो सकता है कि जब ये मशीनी पाकिस्तान पहुंची हो तो इसमें कोई फर्दर कस्टम ड्यूटी, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस भी इंकर हुए हों, तो क्या, और इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी हो सकती है, तो वो भी एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनना था, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए हम सिंपली हेड बस बदल देते हैं, मशीनरी डेबिट और इन ट्रांजिट क्रेडिट फिलहाल 60,90,000 पे, लेकिन अगर कोई फर्दर भी खर्चा होता तो वो भी एसेट में कॉस्ट में ऐड होकर कैश क्रेडिट हो रहा होता। ठीक है, क्लियर है? इन अदर वर्ड्स बाकी सब चीज़ें वही हैं जो आपको पहले भी पता है। अभी इस वक्त सिर्फ एक ट्रांसफ़र एंट्री शायद हो रही है, हेड्स बदले जा रहे हैं। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं मेरी बात में? तो एंट्री बन जाएगी मशीन डेबिट एंड मशीनरी इन ट्रांजिट क्रेडिट अमाउंटिंग टू रुपीज़, जी अमाउंटिंग टू रुपीज़ 60,90,000। एक सेकेंड ज़रा रुकिएगा ज़रा। लेट्स अज्यूम फॉर एग्जांपल 50,000 रुपया कोई कस्टम ड्यूटी वाला भी जा रहा होता, लेट्स अज्यूम कस्टम ड्यूटी नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, तो वो कैश क्रेडिट हो जाता, और फिर जो मशीनरी है वो 60,90,000 प्लस 50,000 हो जाएगा 61,40,000 शायद। ये देखिएगा फिर, ठीक है। और लेट्स अज्यूम अगर कोई इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी होती तो वो भी कॉस्ट में ऐड होके कैश वगैरह क्रेडिट हो जाता, ठीक है, वो लेकिन इन्फॉर्मेशन नहीं है। देयरफॉर 60,90,000 से बस मैं ये हेड्स बदल रहा हूँ, और डेफिनेटली आफ्टर दिस एंट्री अब ये एसेट अवेलेबल फॉर यूज़ भी हो गया है। अगर कोई रेट वगैरह लाइफ दी होती तो अब 31 जनवरी से ऑनवर्ड्स डेप्रिसिएशन भी चार्ज होनी चाहिए। तो इन अदर वर्ड्स बाकी सारी बात का कॉन्टेक्स्ट ये है, इस सारी बात का कि बाकी सब कुछ सेम है, बस हमने ये ज़रा फॉरेन करेंसी के हवाले से कुछ इस क्वेश्चन में डिस्कशन जो की है ये थोड़ी आपके लिए नहीं है। एवरी अदर आस्पेक्ट ऑफ द स्टोरी रिमेन सेम। ठीक है जी, प्लीज़ इसको नोट कर लें, कोई अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन आता है तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं। जी नोट हो गया सबका? जी आप लोगों ने लिख लीजिए। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपका? चलें, एक छोटा सा फिर क्वेश्चन आपने आज होमवर्क भी करना है, ज़रा ढूंढें ज़रा पेज नंबर 23 पे एक कॉपर लिमिटेड के नाम से क्वेश्चन है। सारी बातें जो कल और आज हुई हैं उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। एक दो चीज़ें मैं आपसे ज़रूर पूछूंगा कल, इसको ज़रा होमवर्क रखना ज़रा, ठीक है, तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। जी फहद, अब आप जो कह रहे हैं और बात करते करते कहाँ चले गए हैं वो ज़रा, आप बहुत ज़्यादा डी ट्रैक हो गए हैं, मेरे वर्ड्स गौर से सुने। क्या टाइम पे पैसे ना देने से, आप लोग भी ढूंढे जी, एक एंट्री ढूंढे 30 सितंबर वाली, 30 सितंबर वाली एंट्री कांडी सारे सामने रखना ज़रा। क्या $30,000 उस दिन ना देने से पेबल बढ़ा है आगे जाके या मशीनरी की वैल्यू बढ़ गई है? $30,000 टाइम पे ना देने से पेबल बढ़ा है या मशीन बढ़ी है? जी मिस्टर फाद। मशीन तो हमें 60,90,000 रुपीज़ की पड़ रही थी, लेकिन उस दिन $30,000 ना देने की वजह से अब हमें कुछ एक्स्ट्रा पैसे देने पड़े हैं, तो उससे हमारी लाइबिलिटी इफेक्ट हुई है, एसेट इफेक्ट नहीं हुआ है। ठीक है प्लीज़। जी मिस्टर फाद।
जी मिस्टर फहद प्लीज़ ओके। जी सर, मैं कह रहा था कि पेज नंबर 23 पे एक कॉपर लिमिटेड के नाम से क्वेश्चन प्लीज़ होमवर्क रखें, नीचे उसका आंसर भी है, लेकिन काइंडली सॉल्व करिएगा कि बहुत टफ नहीं है। शायद सारी बातें वही हैं जो कल और आज डिस्कस हुई हैं। एक दो पॉइंट्स फिर मैं कल खुद पूछूंगा, वो ज़रूर मुझे आपने एक्सप्लेन करने हैं, तो ज़रूर कीजिएगा छोटे छोटे क्वेश्चन सही। अब ये गेम ऐसा ऐसा आगे बढ़ रही है। मीनवाइल ज़रा आगे आ जाएँ। एक क्वेश्चन नंबर 1 हमने कल ऑरलैंडो किया था पेज नंबर 24 पे। इसके नीचे क्वेश्चन नंबर 2 भी है MGA। मेरा ख्याल है कि ये आप इंडिविजुअली कर सकते हैं, लेकिन आज रहने दें, फिर मैं इंशाल्लाह कल कहूँगा आपको। मीनवाइल ज़रा इस डिस्कशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं और पेज नंबर 28 पर आ जाएं। बीच में जो पेजेस हैं ये थोरेटिकली लिखे हुए हैं, ये साथ साथ डिस्कशन होगी भी है, तो मेरा ख्याल है कि कल फिर मैं आपको कुछ पेजेस भी पढ़ने को कहूँगा, तो वो फिर आप इंडिविजुअली भी पढ़ सकते हैं। इस वक्त आप पेज नंबर 28 पर आ जी। रेडी हैं जी प्लीज़। ये पेज नंबर्स मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ज़रा शायद आप नोट करते हो ये क्वेश्चंस कहाँ हैं, तो पेज नंबर मेरे ख्याल लिख लीजिएगा। बाकी वही बुक के पेज नंबर्स हैं, इंशाल्लाह ये बुक भी मैं पता करता हूँ आज। मुझे कहा तो जा रहा था कि अवेलेबल हो जाएगी, तो बुक का भी इंशाल्लाह कुछ करते हैं। जी एक हेडिंग आ रही है पेज नंबर 28 के एंड पे, फॉरेन करेंसी लोन्स। अभी तक जो हमने क्वेश्चंस किए हैं उनमें जो चीज़ें डिस्कस हुई हैं वो ये है कि हमने कोई किसी फॉरेन कंट्री से या तो गुड्स परचेज़ की या किसी फॉरेन कंट्री में गुड्स सेल की, और फिर हमने शायद ये भी अभी थोड़ी देर पहले देखा कि कोई प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की आइटम भी किसी फॉरेन कंट्री से परचेज हो सकती है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट हमने अभी तक शायद बात की है, लेकिन बेटा ये भी हो सकता है कि किसी फॉरेन कंट्री से आप कोई लोन ले लें या लोन दे दें। फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान में हैं और किसी फॉरेन बैंक से लोन ले रहे हैं, और वो अदर देन लोकल करेंसी है, तो डॉलर्स यूरोज वगैरह में अगर आपको लोन मिल रहा है। इसी तरह वाइस वर्सा अगर लोन दिया भी जा रहा है फॉरेन करेंसी में, तो उसकी भी फिर अकाउंटिंग करते हुए हमें एक्सचेंज रेट्स को कंसिडर करना पड़ता है। कॉन्सेप्ट सारा वही है। अगर लोन लिया तो एंट्री बताएं जी। लोन लिया है, कैश डेबिट होगा, लोन क्रेडिट होगा, लेकिन डेफिनेटली वो लोन अगर फॉरेन करेंसी में है तो रुपीज़ में कन्वर्ट करके लिखेंगे, और बाद में अगर रेट्स फ्लक्चुएट हो रहे होंगे तो लोन हमारी लाइबिलिटी है, एज ऑन फिगर शायद ट्रांसलेट करनी पड़ेगी। बाकी डेफिनेटली उस पर इंटरेस्ट वगैरह भी होगा, तो उसकी भी डिस्कशन हो सकती है। तो आज ज़रा थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट ज़रा बदल रहा है कि हम लोन्स की तरफ ज़रा जा रहे हैं। तो आज ज़रा क्वेश्चन नंबर 1 एक लिखा हुआ है इस हेडिंग में, फॉरेन करेंसी लोन में, तो एक क्वेश्चन को बेस बना के ज़रा बात करते हैं। करें स्टार्ट। जी सर। ऑन 1 जनवरी 2020, on 1st January 2020, an American bank transfers US dollars 1 million to a local company in Pakistan, Bilal Limited, in return for promise to pay fixed interest of 8% for 2 years due at the end of each year of the loan period, that is 31st December। 8% के हिसाब से 2 साल, 31st दिसंबर ईयर एंड पे पेमेंट्स होनी है, एंड अ पेमेंट ऑफ 1 मिलियन जो प्रिंसिपल था एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स पीरियड। इंटरेस्ट 2 सालों का है 8% के हिसाब से, और वो कहता है फिर जो 1 मिलियन है वो 2 साल बाद आपने वापस भी करना है। 2 साल का लोन लग रहा है। एट द इंसेप्शन ऑफ द लोन, लोन जब स्टार्ट हुआ तो 8% इज द मार्केट रेट ऑफ सिमिलर 2 ईयर फिक्स्ड इंटरेस्ट डॉलर डिनोमिनेटेड लोन्स, तो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया हुआ था। फंक्शनल करेंसी का वर्ड कल भी शायद आया था, आज फिर आ गया है, इससे परेशान नहीं होना आपने। फंक्शनल करेंसी सिंपली मींस, फ़िलहाल लोकल करेंसी है, बाकी डिटेल में इंशाल्लाह आज अभी एक मेरे ख्याल एक आध दिन हमें और लग जाएगा, फिर मैं डिस्कस करूँगा कि एग्जैक्टली इसका मीनिंग क्या होता है। लेकिन फ़िलहाल जहाँ जहाँ फंक्शनल करेंसी वर्ड आए आपने इसे लोकल करेंसी समझना है। पाकिस्तानी कंपनी है जिसने लोन लिया है, तो पाक रुपीज़ PKR पाकिस्तानी रुपीज़ में आपने अकाउंटिंग करनी है। लोकल करेंसी ये है। एक्सचेंज रेट्स दिए हुए हैं ओवर द पीरियड ऑफ लोन। 1 जनवरी का पहले दिया हुआ है, 31 दिसंबर का दिया हुआ है, फिर 31 दिसंबर का दिया हुआ है। एक नया तरीके से रेट दिया हुआ है, एवरेज रेट, ये पहले नहीं आया। तो ये एवरेज रेट क्या होता है, कब यूज़ होता है, क्यों होता है, ये फिर मैं अभी डिस्कशन करता हूँ। अदरवाइज़ ये बाकी रेट्स वही स्पेसिफिक डेट्स के हैं।
स्पेसिफिक डेट्स के जो रेट होते हैं उसके लिए कभी कभी वर्ड यूज़ होता है स्पॉट रेट, लेकिन यहाँ एक एवरेज भी है। एवरेज क्यों है, कैसे है, क्या करना है, ये फिर मैं अभी क्वेश्चन करते हुए बात करता हूँ। रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ जनरल एंट्रीज करनी है अपने 2 सालों की। 31 दिसंबर 2020 भी है और 2021 भी है। बुक्स ऑफ BL है, और BL मीन्स बिलाल लिमिटेड, और पाकिस्तान में ये लोकल कंपनी में हमने इन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है। आए रजिस्टर खोलें, आपने सिर्फ सोचना है। नई चीज़ें इंशाल्लाह मिलजुल के डिसाइड करेंगे। जो पुरानी चीज़ें बेसिक्स हैं वो काइंडली आप अपने जहन में सही लाइएगा। आ जाएँ, रजिस्टर खोलें। बिजनेस नेम बिलाल लिमिटेड। जर्नल एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड। दो साल हैं, पहले फर्स्ट ईयर की हेडिंग लिख लें, 31 दिसंबर 2020। फॉर्मेट ज़रूर बना लिया करें जब भी एंट्रीज लिख रहे हो। जी करूँ स्टार्ट। जी सुनिएगा जी, पहले वन सेकेंड। फर्स्ट रेलिवेंट डेट चलें आप ही बता दें। 1 जनवरी 2020। बेसिक्स जहन से ना निकलें, बाकी नई चीज़ें ठीक है इंशाल्लाह कोशिश करते हैं। सुनिएगा जी, पहले लोन लिया है, एंट्री जहन बनाएं। कैश की जगह बैंक कर लें, फॉरेन करेंसी है। लोन पेबल क्रेडिट, ठीक है जी प्लीज़। कैश डेबिट लोन क्रेडिट, और कैश की जगह मैंने बैंक लिख दिया है। बैंक डेबिट लोन लाइबिलिटी है, पेबल है, कंपलसरी नहीं है वर्ड लिखना, लेकिन लोन क्रेडिट मीन्स एक लाइबिलिटी बना रहे हैं। जी सर, 1 जनवरी को ये एंट्री किस रुपीज़ में करेंगे जी? $1 मिलियन है। 1 मिलियंस में करें, रुपीज़ में करें, फटाफट डिसाइड करें। नहीं, मिलियंस में, रुपीज़ में। मिलियंस में कर लें, रुपीज़ इन मिलियंस। 1 मिलियन है लेकिन $1 मिलियन है, मिलियंस में लिख लें। थाउजेंड्स में भी ठीक है, एज यू फील कंफर्टेबल। एक सेकेंड, असल में रेट है 1 जनवरी का 150। तो अगर 1 मिलियन पूरा लिखेंगे, 1 के बाद 6 जीरो लगाएंगे, 150 लगाएंगे, बड़ी सी फिगर बन जानी है। थाउजेंड में भी लिखा जा सकता है, रुपीज़ में भी, मुझे बिल्कुल एतराज़ नहीं है, लेकिन मेक द थिंग शायद सिंपल। $1 मिलियन मल्टीप्लाइड बाई 150 रुपीज़, शायद 150 मिलियन रुपीज़ की बात हो रही है। मिलियंस में लिख दो, लिख लें एंट्री पहले। मिलियंस में एतराज़ तो नहीं प्लीज़, लेकिन डॉलर्स इन मिलियंस नहीं, हम पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तानी करेंसी में बात कर रहे हैं। तो रुपीज़ इन मिलियंस, $1 मिलियन, अगर एक डॉलर 150 रुपये का है, तो इसका मतलब 150 मिलियन रुपीज़ की बात हो रही है। 150 मिलियन रुपीज़। एनी कन्फ्यूजन इन दिस फिगर? प्लीज़, एनी कन्फ्यूजन इन दिस फिगर? नेक्स्ट एलिमेंट डेट बताएं, देखें डाटा। नेक्स्ट एलिमेंट डेट, लोन का जो 1 मिलियन है ये तो 2 साल बाद पे होना है, लेकिन क्या इंटरेस्ट एनुअल है एट द एंड ऑफ ईच ईयर 31 दिसंबर? ऐसे ही है सर। 31 दिसंबर कौन सा? 2020 जी। क्या करना है इस दिन? इंटरेस्ट, प्लीज इस दिन क्या करना है, प्लीज क्या करना है इस दिन? क्या करना है? इंटरेस्ट पे करना है, ठीक है, ठीक है सर। ड्यू एट द एंड ऑफ ईच ईयर, तो इस दिन इंटरेस्ट, इसी साल का इंटरेस्ट है और इसी साल के एंड पे भी हो रहा है, ये जरा चेक कर लें जरा पॉइंट्स। हर साल के एंड में ड्यू है इंटरेस्ट,
तो क्या एंट्री बनेगी अगर इंटरेस्ट एक्सपेंस की एंट्री लिखना चाहूँ मैं? इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और कैश की जगह ज़रा बैंक करना। आप लिखने की जल्दी ना करें, ज़रा इस बात को ज़रा सही तरह समझ लें ज़रा जी। सबसे पहले प्लीज़ इस एंट्री में के त्रास ड्यू एट द एंड ऑफ ईच ईयर, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट बैंक क्रेडिट, हर साल का इंटरेस्ट, 2 साल तक इंटरेस्ट देना है, 2 साल बाद प्रिंसिपल इकट्ठा वापस होना है। इंटरेस्ट हर साल का अलग अलग एक्सपेंस बन जाएगा। एनी कन्फ्यूजन? एनी कन्फ्यूजन? आप ज़रा लिखने की जल्दी ना कीजिएगा, समझने की जल्दी कीजिएगा बस, उसकी भी जल्दी खैर ज़रूरत नहीं है। 8% रेट दिया हुआ है, इस रेट को मल्टीप्लाई किससे करूं जी? 150 मिलियन से मल्टीप्लाई करूं या $1 मिलियन से, 150 मिलियन रुपीज से मल्टीप्लाई करूं या 1 मिलियन डॉलर से मल्टीप्लाई करूं? नहीं बेटा, वो तो बात की बात है ना, वो तो आप जो कह रहे हैं वो तो बात की बात है। हाँ जी, हमने डॉलर का कर्जा लिया है, डॉलर लोन लिया है, तो जो हमारा लोन प्रोवाइडर है वो हमसे डॉलर्स में ही इंटरेस्ट लेगा, डॉलर्स में ही इंटरेस्ट लेगा। बाकी डेफिनेटली हमने 150 मिलियन रुपीस तो अपने एंगल से उसे रेट की बेस पे मेजर किया हुआ है। तो बात जरा भी ध्यान से चलनी शुरू होनी है। $1 मिलियन लिया मैंने और 8% करके जो भी अमाउंट आएगी ये इंटरेस्ट की अमाउंट आ जाएगी। ठीक है प्लीज जी, प्लीज ठीक है। अब अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि ये इंटरेस्ट जो भी आएगा ये कब से कब तक का आएगा? क्या ये इंटरेस्ट किसी एक दिन का है या ये पूरे साल का इंटरेस्ट है? ये $1 मिलियन था और साल के एंड में भी $1 मिलियन ही है, डॉलर्स में अगर देखा जाए तो इसका मतलब ये $1 मिलियन पूरा साल आउटस्टैंडिंग रहा और उस पर पूरे साल का इंटरेस्ट आ गया। प्लीज जरा थोड़ी ज़हन में लाएं जरा। $1 मिलियन पूरा साल आउटस्टैंडिंग रहा, उस पर 8% के हिसाब से उस साल का इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, अब इसे रुपीज में मैंने कन्वर्ट करना है, तो अब किसी दिन का रेट लगाऊं या पूरे साल का रेट लगाऊं? 31 दिसंबर अगर हम देखें तो 31 दिसंबर को तो रेट 151 है, लेकिन ये 31 दिसंबर का इंटरेस्ट नहीं है, ये पूरे साल का इंटरेस्ट है। आइडियली स्पीकिंग जरा कैलकुलेटर पकड़ना जरा, 1 मल्टीप्लाइड बाई 8% करें। हाँ जी, जो भी आंसर आएगा आंसर से हमें कंसर्न नहीं है। ये 365 डेज का इंटरेस्ट आ रहा है। इन अदर वर्ड्स जरा डिवाइड बाय 365 करें जरा, ये पर डे इंटरेस्ट आ रहा है। तो आइडियल ये है कि हर दिन का इंटरेस्ट उस दिन के रेट से मल्टीप्लाई हो, मतलब जो 1 जनवरी को रेट था वो इंटरेस्ट को 1 जनवरी के रेट से मल्टीप्लाई करें, जो 2 जनवरी का था उसको उस दिन के रेट से मल्टीप्लाई करें, एंड सो ऑन। पूरा साल 365 डेज का इंटरेस्ट अलहदा अलहदा रेट्स की बेस पे आइडियली वर्किंग होनी चाहिए। 1 मिलियन लिया, 8% किया, पूरे साल का इंटरेस्ट आया, डिवाइड बाय 365 करवा के मैंने आपको पर डे इंटरेस्ट बनाया। तो हर दिन का इंटरेस्ट हर दिन के रेट से लगना चाहिए, रेट से मल्टीप्लाई होना चाहिए। आइडियल तो ये है, लेकिन डेफिनेटली ये एग्जाम में मुमकिन नहीं है, टाइम वेस्टिंग है। तो उसकी बजाय क्या किया जाता है, पूरे साल के 365 डेज के रेट लिए जाते हैं और उसको प्लस करके फिर 365 से डिवाइड करके एक एवरेज रेट निकाला जाता है। तो ये इंटरेस्ट किसी दिन का नहीं है, ये किसी दिन का एक्सपेंस नहीं है, पूरे साल का एक्सपेंस है। इसलिए इसको आइडियली किस रेट से मल्टीप्लाई होना चाहिए? आइडियली तो हर दिन के स्पेसिफिक रेट से मल्टीप्लाई होना चाहिए, लेकिन उसकी बजाय एग्जामिनर आपको पूरे साल का एक एवरेज रेट निकाल देता है। अगर फॉर एग्जांपल ये मंथली इंटरेस्ट हमने लेना होता, सपोज हर महीने इंटरेस्ट पे हो रहा होता, तो फिर एवरेज पूरे साल की नहीं होनी चाहिए थी, फिर एक महीने का एवरेज रेट होना चाहिए था। अगर सेमी एनुअल दे रहे होते तो 6 मंथली एवरेज होना चाहिए था। लेकिन क्योंकि इंटरेस्ट हमारा पूरे साल का बन रहा है और हमें एक साल के एवरेज की ज़रूरत है, तो एग्जामिनर ने भी हमें एवरेज रेट बताया है, और पूरे साल ही का इसलिए बताया क्योंकि उसी की ज़रूरत है, और ये डेफिनेटली रेट एग्जाम में हमें गिवन हुआ करेगा, हमने अकॉर्डिंगली यूज़ करना है। एक सेकंड, इससे पहले जो काम करते हैं वो ज़रा जहन में लाएं। अगर आप कोई चीज़ सेल कर रहे हैं तो वो पूरा साल सेल नहीं कर रहे आप, वो किसी स्पेसिफिक डे पे सेल हो रही होगी, तो आप उस दिन का रेट ले लेंगे। गुड्स अगर खरीद रहे हैं वो भी किसी स्पेसिफिक दिन होंगी। अगर आप मशीनरी खरीद रहे हैं
तो वो भी किसी स्पेसिफिक दिन है। तो सेल परचेज मशीनरी ये तो स्पेसिफिक डेट्स पे इवेंट हो रहे होते हैं, इसलिए हम स्पॉट रेट्स लेंगे जिस दिन का जो रेट है। लेकिन इंटरेस्ट एक्सपेंस हो या इंटरेस्ट इनकम हो, ये टाइम बेसिस पे है, तो इस पे किसी दिन का स्पेसिफिक रेट नहीं लगना चाहिए, इसे एवरी रेट लगाया जाता है मजबूरन, वरना आइडियली तो इसे हर दिन का अलग रेट लगाने की ज़रूरत होती है। तो एवरी रेट की सिर्फ ज़रूरत कब पड़ती है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें, जब आपने इंटरेस्ट इनकम या इंटरेस्ट एक्सपेंस की वर्किंग करनी हो, क्योंकि वो टाइम बेसिस पे होता है। अदरवाइज जो सेल परचेज है वो स्पेसिफिक डेज के इवेंट होते हैं, इसलिए उन्हें स्पॉट रेट ही लगाया जाता है। मेरी बात अब पूरी आपको काइंडली समझ आ गई है? तो देयर फॉर अब ये किस साल का इंटरेस्ट है, एक दफा दोबारा रिपीट कर दें जरा। ये 2020 के साल का इंटरेस्ट है, देयरफॉर हम 2020 का एवरेज रेट ले लेंगे। आइडियल क्या था, हर दिन का लें, लेकिन वो मुमकिन नहीं है, तो एवरी रेट फिर एग्जामिनर ने दिया होता है वो हम यूज कर लेंगे 150.5। लेकिन मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है, काइंडली लिखने की कोशिश जल्दी की बजाय आप जरा मुझे फिगर बताएं क्या आंसर आ रहा है। ये 12.04 समथिंग बनता है। अब ये क्या है, ये इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर द ईयर है पाकिस्तानी रुपीज में इस साल का, ठीक है। लेकिन अगली बात मेरी और ध्यान से सुननी है जरा, क्या ये इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है पूरा साल पे होता रहा या पे ये साल के आखिर में ही हुआ है? जी, क्या ये भी एक एक दिन हर दिन पे होता रहा है या फाइनली पेमेंट साल के आखिरी दिन में ही हुई है? तो पेमेंट जो है वो आप एवरी रेट पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे, पेमेंट आप किस रेट पे रिकॉर्ड करेंगे, स्पॉट रेट ऑफ द ईयर एंड पे। पेमेंट सारा साल नहीं हुई, पेमेंट तो साल के एंड में हो रही है। तो एक सेकंड जरा स्पॉट रेट ढूंढे, स्पॉट रेट मींस ईयर एंड का आखिरी रेट, दिन का रेट 151। टेंशन ना लें, रिलैक्स होके मुझे आंसर बताएं। 12.08 बनेगा। अब मेरे वर्ड सुने गौर से, क्या पूरे साल का एक्सपेंस साथ साथ ना देने की वजह से ईयर एंड पे जाके हमें कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ गया है? अगर हम साथ साथ दे देते फिर तो 12.04 पढ़ना था, लेकिन हमने पूरा साल का एक्सपेंस क्योंकि आखिरी दिन जाके दिया है, तो क्या आखिरी दिन जो रेट की फ्लक्चुएशन हुई है उसकी वजह से हमें कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं देना पड़ गया है? वर्ड समझ आते हैं मेरे? डिफरेंस नहीं जरा, क्या पेमेंट आखिरी दिन करने की वजह से हमें 0.04 मिलियन का कुछ एक्सचेंज लॉस हो गया है? पूरे साल का इंटरेस्ट साथ साथ दे देते, हर दिन का हर दिन दे देते, तो 12.04 बन रहा था, लेकिन सारा इंटरेस्ट, सारे साल का इंटरेस्ट एक ईयर एंड पे देने की वजह से हमें 0.04 मिलियन एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। तो देयरफॉर वो करेंसी की फ्लक्चुएशन की वजह से हमारा लॉस है। क्या हमेशा इस ट्रांजैक्शन में लॉस ही आएगा? जी सर, क्या ये मुमकिन है कि ईयर एंड का जो रेट है वो एवरी रेट से कम हो जाए? और अगर वो एवरी रेट से कम हो जाएगा तो पेमेंट कम कर रहे होंगे, तो एक्सचेंज गेन भी हो सकता है। बताएंगे वाई देयर इज अ एक्सचेंज लॉस इन दिस केस? एवरी रेट क्या था? 150.5। पूरा साल को ऑन एवरेज करके देखें तो 150.5 था, लेकिन पेमेंट साल के आखिरी दिन जब हुई है तो रेट बढ़ के 151 होने की वजह से मैं 0.5 रुपीज़ पर डॉलर एक्स्ट्रा देने की वजह से ये इस केस में लॉस है, जो डेफिनेटली किसी दूसरे सिनेरियो में गेन भी हो सकता है। जी, आई होप कि मैं को बात समझा सका हूँ। एक्सपेंस ऑफ इंटरेस्ट किस रेट पे रिकॉर्ड होता है? एवरेज रेट पे। ये अगर थोड़ा सा अगर आप मेंशन करना चाहें तो ज़रूर कर लें। और पेमेंट पूरा साल नहीं होती रही, ये एंड ऑफ द ईयर हुई है, देयरफॉर ये पेमेंट स्पॉट रेट ऑफ द ईयर एंड पे ही रिकॉर्ड हुई है। और एवरी रेट और स्पॉट रेट ऑफ द ईयर एंड पे डिफरेंस होने की वजह से फिर हमें इस केस में लॉस है, जो किसी क्वेश्चन में गेन भी बन सकता है। जी बेटा, मेरी बात समझ सबको समझ आ गई प्लीज? तो मैंने ज़्यादा कंफ्यूज तो नहीं कर दिया? प्लीज क्लियर है सारे?
चलें, ये नई चीज़ थी। इसके अलावा बाकी आप खुद ज़रा सोचें, बताएं नेक्स्ट डेट क्या लिखो। जी सर, हेल्प मी। नहीं बेटा, 31 दिसंबर 21 अभी नहीं। फुल कंसंट्रेशन। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जहन में लाएं। क्या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में लोन पेएबल एज अ लाइबिलिटी आ रहा होगा? क्या $1 मिलियन अभी पेएबल हैं? इंटरेस्ट तो जिस साल का था वो तो पे कर दिए, लेकिन क्या $1 मिलियन वाला इंटरेस्ट अभी पेएबल आएगा? क्या 150 पे ही आएगा या ये रीमैयर होगा? तो ईयर एंड पे क्या चीज रीमैयर होती है? फुल कंसंट्रेशन से मेरे वर्ड सुने। रिसीवेबल्स और पेएबल्स रीमैयर होते हैं। रिसीवेबल्स भी होते हो सकते हैं, पेएबल्स भी हो सकते हैं। अब पेएबल्स गुड्स के भी हो सकते हैं, पेएबल लोन्स के भी हो सकते हैं। तो मेन वर्ड्स क्या ज़हन में रखें? अगर ईयर एंड पे कोई फॉरेन करेंसी पेएबल या रिसीवेबल है तो वो रीमैयर होगा। 150 तो किस रेट के हिसाब से मैयर हुआ है? जो साल के शुरू में था। लेकिन अब ईयर एंड पे $1 मिलियन को ट्रांसलेट करेंगे। तो ट्रांसलेशन ईयर एंड पे किन दो चीज़ों की होती है? इन दो वर्ड्स को जहन में रख लें, इंशाल्लाह इससे मसला हल हो जाएगा। पेबल्स एंड रिसीबल्स। लेकिन पेबल्स गुड्स के भी हो सकते हैं, लोन्स के भी हो सकते हैं। एक और चीज़ सोचनी है, ज़रा सही तरह सोचिएगा, क्या इंटरेस्ट का भी कोई पेबल हो सकता है? तो उसे भी एज ऑन कैलकुलेट होना चाहिए। तो जो भी पेबल्स रिसीबल है फॉरेन करेंसी में, वो फिर ईयर एंड पे एज ऑन वर्किंग करके आपने अकॉर्डिंगली रीमैयर करने हैं। ये बात लॉजिकली क्लियर होगी? जी, करूं कैसे? ज़रा करवा दें। कैसे नहीं करवा दें, कैसे करूं? $1 मिलियन है। रेट क्या है? 31 दिसंबर 20 की बात हो रही है। 151 रेट हो गया है। तो यहाँ तक 151 ही आंसर आ जाएगा मिलियन रुपीज़ में। कितने पे रिकॉर्ड किया था? 150 पे। क्या 1 मिलियन रुपीज़ से हमारा लोन पेएबल बढ़ रहा है? प्लीज़, क्या लोन पेएबल हमारा 1 मिलियन रुपीज़ से बढ़ रहा है? तो क्या लोन बढ़ना आपको अच्छा लगेगा? बिजनेस को नुकसान हो रहा है तो ये 1 मिलियन रुपीज़ हमारा फॉरेन एक्सचेंज लॉस हो जाएगा। तो लोन अभी सेटल नहीं हुआ। लोन की सेटलमेंट जो है वो नेक्स्ट ईयर के एंड पे होनी है। तो जब तक कोई फॉरेन करेंसी पेएबल या रिसीवेबल आपकी बुक्स में हो ईयर एंड पे, तो उसे अकॉर्डिंगली आपने रिवाइज रेट से ट्रांसलेट करना है। एनी कंसेप्चुअल इशू प्लीज? जी सर। वैसे आइडियली अब नेक्स्ट ईयर आपको खुद करना चाहिए। खुद करने से पहले ज़रा मुझे बता देंगे कि नेक्स्ट ईयर में क्या क्या होगा, ज़रा सोच के। होना क्या क्या है? एक इंटरेस्ट पे होगा नेक्स्ट ईयर के एंड पे, और फिर प्रिंसिपल भी पे होगा। ज़रा ट्राई करें, ज़रा इंटरेस्ट कितना करें एंट्री? 31 दिसंबर 2021। जी, वर्किंग कैसे कर रहे हैं इंटरेस्ट की? लोन अभी भी 1 मिलियन ही है, 8% रेट है। इस साल भी लोन 1 मिलियन ही आउटस्टैंडिंग रहा। लोन में से कुछ रीपे नहीं हुआ था, उसने इकट्ठा 2 साल बाद ही पे होना था। जी, वंस अगेन ये जो इंटरेस्ट है 2021 के साल का है, फर्स्ट डे ऑफ 2021 से लेके एंड तक का है। तो एवरेज रेट जेन में आ जाएगा प्लीज़, 151.75। 151.75 आंसर बताइएगा। 12.14 समझ आ जाएगा जी सबको? हेड्स क्या बन जाएंगे? एक्सपेंस डेबिट एंड बैंक क्रेडिट। सॉरी सॉरी सॉरी,
एक्सपेंस तो एवरी रेट से आपने डेबिट कर लिया, लेकिन पेमेंट साल के एंड में हो रही है, तो पेमेंट किस रेट से? स्पॉट रेट ईयर एंड से। ईयर एंड का स्पॉट रेट 152.5 हो गया है, तो वंस अगेन रेट बढ़ा है, रेट बढ़ रहे हैं। 152.5 12.20 से पेमेंट हो रही है, विच मीन्स 0.06 से वंस अगेन फॉरेक्स लॉस बनता है। ये सबको क्लियर है कि डेबिट में मैं रेट कुछ और ले रहा हूँ, क्रेडिट में कुछ और ले रहा हूँ। डेबिट में एक्सपेंस रिकॉर्ड हो रहा है, एक्सपेंस फॉर द ईयर होता है, तो इसे पूरे साल का रेट ले रहा हूँ, लेकिन पेमेंट एज ऑन हो रही है, इसलिए ईयर एंड का रेट आ रहा है। और रेट्स डिफरेंट होने की वजह से आपका बैलेंसिंग आंसर में डिफरेंस आ रहा है। ठीक है जी, प्लीज़ वाइंड अप करने की कोशिश करें जी। लोन की पेमेंट होनी है, प्रिंसिपल भी रीपे हो रहा है, मैयर करने की ज़रूरत नहीं है। 2 साल बाद लोन का प्रिंसिपल रीपे होना है। 1 मिलियन, ज़रा क्वेश्चन देख लें, ज़रा क्वेश्चन सामने कर देता हूँ, ज़रा इंडिविजुअल ज़रा एंट्री बनाया ज़रा। अकॉर्डिंग टू द थर्ड लाइन, ये जो 1 मिलियन का लोन था, इसने एंड ऑफ 2000, एंड ऑफ 2 ईयर्स रीपे होना है। तो $1 मिलियन अगर रीपे हो 31 दिसंबर 2021 को, 2 साल बाद, तो हाउ टू अकाउंट फॉर दिस अमाउंट? आप लोग इंडिविजुअल लिखें, मैं इस वक्त अब टाइम तकरीबन ख़त्म हो रहा है, तो मैं अभी इंटेंशनली नहीं लिख रहा, मैं फिर कल लिखूंगा। ज़रा खुद से वैसे सोच के लिखें ज़रा, कितने वाला लोन, मुझे बस ये बताने कितने वाला लोन कितने पे सेटल हो रहा है। नहीं 150 वाला नहीं मेरा ख्याल है यार, 151 वाला, 151 पे लाइबिलिटी आ गई थी, और अब 152.5 रुपीज़ पर डॉलर, और शायद मिलियंस में वही बन रहा है। लिख दूँ एंट्री? तरीका क्या है? लोन रीपे हो रहा है, पहले उसकी एंट्री जेन में लाएं, बेसिक जेन में लाएं, बाकी बात की बातें। लोन वापस हो रहा है, लोन डेबिट, बैंक क्रेडिट, पैसे कितने जा रहे हैं? $1 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 152.5, इसका मतलब $152 मिलियन की पेमेंट हो रही है। कितना लोन कितने पे सेटल हो रहा है, कितना मिलियन का लोन? 151 मिलियन पे हमारा ये लोन आ गया था पिछले साल के एंड पे एंट्रीज के बाद, और देयर फॉर 1.5 मिलियन फर्दर फॉरेन एक्सचेंज लॉस हो रहा है। लॉस इसीलिए हो जा रहा है क्योंकि लाइबिलिटी है और रेट्स बढ़ रहे हैं। ठीक हो गया? प्लीज़ कर ही देता हूँ मैं कंप्लीट, होपफुली आपने कर ही लिया था, टाइम बच ही गया था। एनी कन्फ्यूजन? चलें इन चीज़ों को रिवाइज करें आज जाके, कुछ ज़रा इंपॉर्टेंट इश्यूज डिस्कस हो गए, और एक कॉपर लिमिटेड कर ली, प्लीज़ रूल जहन में रखिएगा। साथ साथ चलेंगे तो इंशाल्लाह छोटी छोटी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, एक्यूमुलेट कर लेंगे तो आपको पता है फिर बाद में टाइम नहीं मिलता है, तो ज़रूर आई टाइम दें, और कॉपर लिमिटेड तक कंप्लीट करके आइएगा। ठीक है सर, अल्लाह हाफ़िज़। जर्नल स्टूडेंट्स कोई कन्फ्यूजन? चलें फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़। फिर आगे तो मेरे पास नहीं है, मेरे 20 नंबर बंद रखा।